गुड इवनिंग मैम। देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज है स्क्रीनशॉट। है मैम। तो देखो हम लोग यहाँ पर इश्यू ऑफ शेयर्स का जो है एमसीक्यूज कर रहे थे। ये देखो हम लोगों ने कंप्लीट किया था 80, ये देखो मैंने लिख रखा था 85 से 89 तक हम लोग को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो हम लोग 85 से स्टार्ट करते हैं, 85 से 89 कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग डिबेंचर का एमसीक्यूज वो करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है। Following data is available from the records of ANS Limited. Issued capital 2 lakh, policy area 10,000. Profit and loss credit balance 1/4/2018 67,000. Profit for the year 1,90,610. The company wants to create debenture redemption reserve and transfer 50,000 every year. The company declared, actually ये 96 नहीं है, ये ना परसेंटेज है, वो ऐसे हो गया है, तो ये 10% है। ठीक है, ये 10 ऐसे परसेंटेज है, 10% डिविडेंड। द बैलेंस ऑफ सरप्लस आफ्टर इफेक्टिंग द अबव ट्रांजैक्शन, ये सारे ट्रांजैक्शन होने के बाद बोल रहा है कि बैलेंस ऑफ सरप्लस मतलब कितना बचेगा, क्या चीज, प्रॉफिट। ठीक है, रिजर्व सरप्लस में कितना बचेगा, रिजर्व सरप्लस को सरप्लस बोल रहा है, रिजर्व सरप्लस में कितना बचेगा। तो देखो रिजर्व सरप्लस में ओपनिंग बैलेंस कितना है, 67,000 है। ओपनिंग बैलेंस किस चीज का है, पीएल का है। और करेंट ईयर का पीएल यानी प्रॉफिट कितना हुआ है, 1,90,610। ठीक है, अब कंपनी बोल रही है द कंपनी वांट्स टू क्रिएट डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। अगर कंपनी डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करना चाहती है, देखो मैंने अभी तक रिडेम्पशन वाला करवाया था पहले। ठीक है, मतलब अभी फिर से जब फ्रेशली हम लोग पढ़ रहे हैं वहां पर मैंने सिर्फ इशू ऑफ डिवेंचर ही पढ़ाया, लेकिन देखो रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर का ये ट्रांसफर करने का मतलब है कि रिडेम्पशन करने के लिए हमें जो पैसे का जरूरत है हम लोग उसको पहले से ही प्रोविजन करके रख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो ये 50,000 एक्चुअली ये प्रोविजन नहीं, ये रिजर्व है। ठीक है, तो रिजर्व पे हम लोग 50,000 क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं डिबेंचर रिडीम करने के लिए। तो वो कहाँ से लिया जाता है, प्रॉफिट से ही लिया जाता है। तो ये 50,000 लेस हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा, और उसके साथ साथ हम लोगों ने डिविडेंड डिक्लेयर करने का सोचा है 10%, तो डिविडेंड भी प्रॉफिट से ही देना पड़ेगा। तो अमाउंट ऑफ डिविडेंड कितना होगा, कितना डिविडेंड हमें पे करना पड़ेगा, 2 लाख। डिविडेंड हमें हमेशा पेड अप कैपिटल पे होता है, इशूड कैपिटल 2 लाख, पॉलिसी एरिया 10,000, डिविडेंड का रेट 10%। तो कितना डिविडेंड का अमाउंट होगा ये बताओ, कैलकुलेट करो, तब तक कैलकुलेटर ओपन करते हैं, बताओ कितना होगा डिविडेंड का अमाउंट कितना होगा। मैंने सारा चीज तो बता दिया, पेड अप कैपिटल पे होता है, पता भी है तुम लोग को, फिर भी एक बार याद दिला दिया। तो 2 लाख से 10,000 लेस कर लो, 1,90,000। 1,90,000 पे 10% डिविडेंड देना पड़ेगा, यानी कि 19,000। ठीक है, तो 19,000 भी पे कर देंगे, जो बचेगा वही हमारा सरप्लस का बचा हुआ अमाउंट होगा। तो चेक करते हैं यहाँ पर 67,000 प्लस 1,90,610 माइनस 50 और 90 मतलब 69,000। ठीक है, तो 1,88,610, 1,88,610। ठीक है, ये होना चाहिए। देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन हम लोग के पास अवेलेबल है कि नहीं। 1,80,000 19,000 কি অ্যামাউন্ট না, ওটা নাম্বার অফ ক্যাপিটাল রয়েছে না, এগুলো অ্যামাউন্ট রয়েছে, এগুলো অ্যামাউন্ট, এটা ওঠেনি লিস্ট। ये सभी रुपीज में ही है, ये एक जगह पे भी रुपीज नहीं आया, यहाँ से पाया है, सभी रुपीज में ही है। ठीक है, तो 1,88,610 यानी ऑप्शन डी मेरे हिसाब से, हाँ ऑप्शन डी ही होगा आंसर। ठीक है, अच्छा अब 86 नंबर देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर,
AN Limited purchased fixed asset of rupees 28,80,000. The consideration was paid by the issue of shares 100 each at 20% premium. Number of shares to be issued. बताओ, ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग बहुत बार किए, बताओ क्या होगा। हम लोग एसेट खरीद रहे हैं शेयर इशू करके, ठीक है, यही हो गया ना क्वेश्चन का जो समरी है, वो तो यही हो गया कि एसेट खरीद रहे हैं, कंसिडरेशन शेयर इशू कर रहे हैं, कंसिडरेशन अदर देन कैश, या फिर बोल सकते हैं एसेट खरीद रहे हैं पैसे के जगह शेयर इशू करके। तो कितना, हाँ 24,000 shares. 24,000। अच्छा, ये ऐसे करने से जितना अमाउंट आएगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये डिवाइडेड बाय इशू प्राइस होता है हमेशा, ठीक है। देखिए 24 होगा कि नहीं, हाँ 24 सही है। तो ये डिवाइड करके देख लो, 28,800 और डिवाइडेड बाय 100, हाँ 24, ठीक है। तो 24,000 करेक्ट आंसर। 87, यहाँ पर हमें प्रोविजन याद रखना है। ये क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोल रहा है, देखो बोल रहा है कि जेड लिमिटेड प्रोपोज टू इशू 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 100 इच, ये नंबर हो गया, ठीक है, 100 इच एट ए प्रीमियम ऑफ 20%, 20% प्रीमियम में। मिनिमम अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन मनी टू बी कलेक्टेड पर शेयर एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 विल बी। तो जब हम लोगों ने इसका थ्योरी पढ़ा था, ठीक है, अगर तुम लोग को याद है तो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से एक मिनिमम एप्लीकेशन मनी का प्रोविजन दिया हुआ था और एक था सेबी के हिसाब से। अगर याद है तो देखो, एक था 5%, ठीक है, 5% होना चाहिए, एक होता है 25%, ठीक है। तो ये 5% होगा, अगर तुम लोग को याद है तो देखो एक बार सोच के, ये 5% होगा। मिनिमम अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन मनी कितना होना चाहिए, तो 5% ऑफ क्या, परसेंट तो मैंने बता दिया, 5% ऑफ क्या होता है, ये हो जाएगा नॉमिनल वैल्यू, ठीक है, नॉमिनल वैल्यू या फिर फेस वैल्यू। ये कौन सा वाला है, कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। तो 5%, हाँ ये 5% ऑफ इशू प्राइस था ना, या फिर 25% ऑफ इशू प्राइस, मतलब दोनों में से एक। हाँ, ये इशू प्राइस था, ये नॉमिनल, सही बोल रहे हो, एक इशू प्राइस था, एक नॉमिनल वैल्यू था, ये वाला नॉमिनल वैल्यू था, ये था इशू प्राइस, ठीक है, ये सेबी वाला है और ये कंपनीज एक्ट वाला है, कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। तो ये कंपनीज एक्ट 2013 बोला है, तो 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू कितना है 100, और इस क्वेश्चन में इशू प्राइस कितना है 120, तो हमें 100 का 5% लेना पड़ेगा, यानी 5 रुपीज। ऑप्शन ए आंसर होना चाहिए, क्योंकि ये कंपनीज एक्ट के हिसाब से पूछ रखा है। देखते हैं, हाँ ये देखो, एज पर कंपनीज एक्ट फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू का 5%। अब देखो नेक्स्ट ऐसा ही सेम क्वेश्चन देगा, देखो जेड लिमिटेड प्रोपोज टू इशू 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, 100 करके है एट ए प्रीमियम ऑफ 20%, वही वाला क्वेश्चन दिया था। मिनिमम अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन मनी टू बी कलेक्टेड एज पर सेबी रेगुलेशन विल बी, तो सेबी के हिसाब से कितना होगा, 120% ऑफ 30। 30, ठीक है। तो 120, ये वाला 25% ऑफ इशू प्राइस यानी 120, ठीक है, तो 30 हो जाएगा इसका कैलकुलेशन। तो ऑप्शन बी हो गया हम लोग का, ठीक है। अच्छा 89 देखो, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, यहाँ पर एक डिवेंचर का क्वेश्चन दे दिया है, हम लोग डिवेंचर करेंगे, लेकिन यहाँ पर ना इस पीडीएफ में है क्वेश्चन, तो इसीलिए यहाँ पर आ गया। देखो बोल रहे हैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर इशू करते हैं अगर डिस्काउंट पे करते हैं तो वो तो लॉस होता है कंपनी के लिए। वो कैसा लॉस है, कैपिटल लॉस to be shown as goodwill, capital loss to be written off over the tenure of the debenture, revenue loss to be charged in the year of issue, capital loss to be written off from the capital reserve। कौन सा सही आंसर होगा, पहला बात है कि ये सोचो ये रेवेन्यू लॉस है कि कैपिटल लॉस है, तो उसमें हमारा एक मतलब कुछ तो हमारा जो है कैंसिल आउट हो जाएगा ऑप्शन। पहले बोलो कि डिवेंचर एक लॉन्ग टर्म के लिए होता है ना, डिवेंचर को थोड़ी ना शॉर्ट टर्म के लिए होता है, तो डिवेंचर तो मोर देन 1 ईयर के लिए होता है, लॉन्ग टर्म। तो ये लॉस क्या होगा, कैपिटल लॉस, मतलब ये वाला ऑप्शन तो हम लोग का कभी नहीं हो सकता है, कैपिटल लॉस। अब इसको कैसे दिखाया जाता है, ये तीन में से कौन सा सही ऑप्शन है, कैपिटल लॉस इसको हम लोग गुडविल की तरह दिखाते हैं, कैपिटल लॉस इसको हम लोग राइट ऑफ करते हैं, जितना डिवेंचर का लाइफ होता है उस हिसाब से कैपिटल लॉस है, ये राइट ऑफ करते हैं कैपिटल रिजर्व से। बोलो इस पे तो हम लोगों ने क्वेश्चन भी किया था, कैसे होता है, इस पे हम लोगों ने प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी किया था। टी
ऑप्शन डी, रिटर्न ऑफ फ्रॉम द कैपिटल रिजर्व। रिटर्न ऑफ फ्रॉम द कैपिटल रिजर्व नहीं होगा, कैपिटल रिजर्व से कभी राइट ऑफ नहीं करते हम लोग। डिवेंचर के लाइफ जितना होता है ना, लाइफ के हिसाब से जैसे हम लोग कर रहे थे ना, आउटस्टैंडिंग डिवेंचर जितना रहेगा उसके रेशियो से राइट ऑफ कर रहे थे। जैसे 5 साल का है तो 5 4 3 2 1 इस तरह से हो रहा था ना। अगर हम लोग रीपे कर रहे हैं, हम लोगों ने कितने तरह से रिटर्न ऑफ देखा था। एक तो हम लोगों ने देखा था कि लॉस जो है वो कितना हो रहा है, पहले वो कैलकुलेट करना है हम लोग को। फिर उस लॉस को हम लोग क्या कर सकते हैं, राइट ऑफ कर सकते हैं ओवर द ईयर, जितने दिन उसका लाइफ है, और उतना उतना अमाउंट हम लोग हर बार पीएल में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आज हम लोग इस पे क्वेश्चन भी करेंगे तो हम फिर से बता देंगे। देखो किसका होगा, कैपिटल लॉस तो एग्जैक्टली है ही, और राइट ऑफ ओवर द टेन्योर ऑफ द डिवेंचर, डिवेंचर का लाइफ जितना है उतने दिन में हमें राइट ऑफ करना है। ये देखो हम दिखाते हैं, ये देखो जहां से मैंने करवाया था वहीं से दिखाते, तुम लोग को याद आ जाए। ये देखो ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। ये देखो, रिजर्व से नहीं राइट ऑफ करते, रिजर्व से अगर राइट ऑफ करते तो रिजर्व हमारा डेबिट हो जाता ना। ये देखो, ये राइट ऑफ हो रहा है, जितने साल का है 5 साल तक राइट ऑफ करना है। अगर इक्वली करना है तो डिवाइडेड बाय 5 कर दो। अगर जितना हर बार आउटस्टैंडिंग रह जा रहा है उसके हिसाब से करना है तो उस आउटस्टैंडिंग रेशियो पे कर दो। ऐसा हम लोगों ने 2 क्वेश्चन यहाँ से किया था, एक हम लोगों ने प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन था वहां से भी किया था। ठीक है, तो ये कंसेप्ट पे ये हो रहा है। ठीक है, चलो तो ये हम लोग का कौन सा नंबर था, क्वेश्चन नंबर देखते हैं और बाकी है कि नहीं। बस हो गया, यही कुछ बाकी था तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। सबसे पहले ये कंप्लीट लिख लेते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा बाद में। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे डिवेंचर। ठीक है, जो डिवेंचर हम लोग यहाँ से पढ़े थे उसी बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे। फिर रिडम्पशन वाला एक बार फिर बता देंगे, तो फिर रिडम्पशन वाला क्वेश्चन करेंगे। तो ये पीडीएफ बंद कर देते हैं, ये तुम लोग के साथ शेयर किया हुआ है। अब ये वाला करते हैं, ये हम शेयर कर देंगे। ठीक है, जैसे देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हम लोग यहाँ से थोड़ा सा जो है, जो क्वेश्चन हमारा रिडम्पशन से रिलेटेड ज्यादा है उस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, क्योंकि उसका मैंने थ्योरी और एक बार बता देंगे तो फिर तुम लोग इजीली कर पाओगे। तो देखो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ए डिवेंचर होल्डर इज एन ओनर ऑफ द कंपनी। डिवेंचर होल्डर कैन गेट हिज मनी बैक only on liquidation of the company. A debenture issued at discount can be redeemed at premium. A debenture holder receives interest only in the event of profit. यहाँ पर अच्छा मैंने ऑप्शन यहाँ से हटा दिया है, कोई बात नहीं हम बता देंगे। ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा, तो बोलो कौन सा सही ऑप्शन है, आंसर कौन सा होगा बता देते हैं तुम। ऑप्शन सी करेक्ट। डिवेंचर जो है, डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट कैन बी रिडीम्ड एट प्रीमियम, ये वाला जो है ट्रू है। ठीक है, ये ट्रू है, बाकी सब फॉल्स है। डिवेंचर कभी भी ओनर नहीं हो सकता, क्योंकि डिवेंचर तो लोन होता है, तो लोन जो दे रहे हैं वो हमारे कंपनी के ओनर नहीं हो सकते, इक्विटी वाले होते हैं। डिवेंचर होल्डर कैन गेट मनी बैक, कैन गेट हिज मनी बैक ओनली ऑन द लिक्विडेशन। नहीं, ऐसा नहीं कि कंपनी लिक्विडेट होगी तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, वो तो शेयर के लिए होता है। डिवेंचर होल्डर रिसीव इंटरेस्ट ओनली इन द इवेंट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट के टाइम पे डिवेंचर होल्डर जो है इंटरेस्ट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। डिवेंचर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट हो लॉस हो देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन सी हम लोग का सही आंसर होगा। तुम लोग इसका ना थोड़ा नोट डाउन कर लो, क्योंकि यहाँ से आंसर जो है मैंने हटा दिया था शायद। ठीक है, तो यहाँ पर सी लिख लो आंसर। ठीक है, ये पीडीएफ का हेडिंग कर लो यहाँ पर, और इसका पहले क्वेश्चन का आंसर सी। दूसरा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट इज। जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट होता है वो बैलेंस शीट में कैसे अपीयर करेगा। अब ये पॉइंट भी याद दिला देते हैं। देखो, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर का रिकॉर्डिंग हम लोग कब करते हैं, जब इशू कैसे भी क्यों ना हो, पार पे हो, डिस्काउंट पे हो या प्रीमियम पे हो। ठीक है, अगर रिडेम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है, ऐसे करके ही मैंने बोला था, तो
इशू डेट पे 2 एंट्री करना पड़ेगा। इस तरह से मैंने बताया था। हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर के लॉस को आज ही रिकॉर्ड करते हैं कंजर्वेटिज्म अप्रोच के हिसाब से। तब हम लोग क्या लिखते हैं, तब हम लोग लिखते हैं लॉस ऑन या फिर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर टू लिखते हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। तुम लोग अगर अपनी कॉपी में भी देखोगे तुम लोग को ये चीज मिल जाएगा, नोट डाउन किए हो तो ये चीज होता है। ठीक है, अब देखो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट जो बना, ठीक है, ये बैलेंस शीट में कैसे अपीयर करेगा। तो ये क्या बन रहा था, मैंने बताया था फ्यूचर का लाइबिलिटी आज रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऐसे मैंने बोला था। तो ये क्या है, ये लाइबिलिटी है। ठीक है, अगर ये लाइबिलिटी है तो ये बैलेंस शीट में कौन से अकाउंट के हिसाब से अपीयर करेगा। लाइबिलिटी क्या होता है, रियल, नॉमिनल, पर्सनल या नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंडिचर, बोलो कौन सा आंसर हो। मैम नॉमिनल एक्सपेंडिचर ना, नॉमिनल, पर्सनल, पर्सनल अकाउंट होगा, पर्सनल अकाउंट होगा ना। लाइबिलिटी क्या होता है, लाइबिलिटी और कैपिटल, ये दोनों कौन सा अकाउंट होता है, लाइबिलिटी और कैपिटल होता है पर्सनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट, लाइबिलिटी और कैपिटल। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का पर्सनल अकाउंट है ना, लाइबिलिटी है, एक्सपेंस नहीं है, लाइबिलिटी है। तो देखो जब एक्सपेंस नहीं है ये और ये नहीं होगा, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट किसको रिकॉर्ड करता है, नॉमिनल अकाउंट रिकॉर्ड करता है ऑल इनकम एंड गेन्स एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ये हमारा एक्सपेंस भी नहीं है, लॉस भी नहीं, इनकम भी नहीं है, गेन भी नहीं है। ठीक है, रियल अकाउंट एसेट को रिकॉर्ड करता है, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोस आउट इज क्रेडिट। और पर्सनल अकाउंट जो है वो लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करता है, इसीलिए लाइबिलिटी यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा फॉल्स है। एट मैच्योरिटी डिवेंचर होल्डर गेट बैक देयर मनी एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द रिडेम्पशन। बोल रहा है कि जब डिवेंचर मैच्योर हो जाएगा, डिवेंचर का एक लाइफ होता है 5 साल 10 साल, ठीक है, तो जब डिवेंचर मैच्योर हो जाएगा डिवेंचर होल्डर्स गेट बैक देयर मनी, उनको उनका पैसा मिल जाएगा एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द रिडेम्पशन, रिडेम्पशन के टर्म्स कंडीशन के हिसाब से। सेकंड बोल रहा है डिवेंचर्स कैन बी फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी। हमें पूछा है कि कौन सा फॉल्स है, ठीक है, कौन सा फॉल्स है। तो पहले बोलो ये फॉल्स है कि नहीं, हम लोग नीचे नीचे देखते जाते हैं, ज्यादा लैंग्वेज है ना फिर दिखेगा नहीं हमें। क्या ये वाला फॉल्स हो सकता है पहला वाला, या फिर ये सही है, बोलो। ट्रू है। ये तो ट्रू है ना, ऐसे ही तो होता है, जब टर्म्स कंडीशन हो जाएगा तब इनको पेमेंट मिल जाएगा। डिवेंचर कैन बी फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी। अगर नॉन पेमेंट होता है कॉल मनी का तो क्या डिवेंचर फॉरफिट होता है, सोच के देखो। यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था कि डिवेंचर का कॉल मनी नहीं देने से फॉरफिट होता है कि नहीं, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया था, हम लोगों ने पढ़ा भी था। तुम लोग को याद है तो बता सकते, तो यहाँ मिल जाएगा वो लाइन, तो हम दिखा दें। होगा। नहीं होता है, नहीं होता है, शेयर सिर्फ शेयर होता है। ठीक है, चाहे इक्विटी हो प्रेफरेंस हो। ठीक है, डिवेंचर कभी भी फॉरफिट नहीं होता है, डिवेंचर का फॉरफिट नहीं होता है क्योंकि ये लोन है ना, दिखाते हैं यहाँ पर ही लिखा हुआ, लोगों ने पढ़ा भी था। टाइप्स ऑफ डिवेंचर, ये देखो हम लोगों ने डिफरेंस 8th नंबर डिफरेंस में पढ़ा था। डिवेंचर कैन नॉट बी फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, शेयर्स कैन बी, चाहे इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो। ठीक है, इक्विटी शेयर हो या प्रेफरेंस शेयर हो, ये हमेशा फॉरफिट हो जाएगा अगर कॉल मनी टाइम पे नहीं मिला। नॉन पेमेंट होने से कंपनी चाहे तो उसके पॉलिसी के हिसाब से फॉरफिट कर सकती है, बट डिवेंचर कभी भी फॉरफिट नहीं होता है। ठीक है, अगर ये डिफरेंस 8 नंबर देखो ये, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर फॉल्स पूछा था, यहाँ पर देखो डिवेंचर कैन बी फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, तो क्या यही वाला हमारा आंसर नहीं होगा, यही तो फॉल्स है, डिवेंचर कैन भी नहीं, कांट भी होना चाहिए था। ठीक है, यही हम लोग का आंसर होगा। आगे देख लेते हैं, इफ द कंपनीज बैलेंस शीट इन द कंपनीज बैलेंस शीट डिवेंचर आर शोन अंडर सिक्योर्ड लोन। हाँ, डिवेंचर को हम लोग सिक्योर्ड लोन के अंडर
दिखा सकते हैं, ठीक है। ये मतलब देखो डिवेंचर सिक्योर्ड भी होता है, अनसिक्योर्ड भी होता है, लेकिन क्या हम लोग सिक्योर्ड के अंदर नहीं दिखा सकते? दिखा सकते हैं। अगर सिक्योर्ड है तो दिखा सकते हैं। हमें पूछा था कौन सा फॉल्स है बताओ, तो ये बी ऑप्शन फॉल्स है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अभी अभी बोला कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, और इसका मतलब होता है कि बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये एक्सपेंस मुझे रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा, चाहे हम पे कर पाए या ना कर पाए, ठीक है। चाहे पे करने में कितना भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, हमें इसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट दिखाना है। अच्छा नेक्स्ट क्या बोला है देखो, फोर्थ नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सा फॉल्स है, ठीक है। चार स्टेटमेंट दिख रहा है देखो। एक कंपनी कैन इशू कन्वर्टेबल डिवेंचर, डिवेंचर कैन नॉट बी सिक्योर्ड। A company can issue redeemable debenture, debenture have no rights to participate in profits over and above their fixed interest। तो बोलो कौन सा फॉल्स है? सभी दिख रहा है यहाँ पर देखो, चारों ऑप्शन ही दिख रहा है, कौन सा फॉल्स है? डी है ना डी चला। डी बोल रहे हो या डी बोल रहे हो? नहीं बी है, डिबेंचर डी। सिक्योर्ड होता है। हाँ ये वाला, डिवेंचर्स कैन नॉट बी सिक्योर्ड, ये गलत है। डिवेंचर का जब हम लोगों ने टाइप्स ऑफ डिवेंचर पढ़ा था, ये देखो पीडीएफ मैंने ओपन करके ही रखा था, एकदम यहाँ पर ही जो मैंने यहाँ से देख के ही बनाया था तुम लोगों के लिए ऐसे, ठीक है। ये दिखाया था कि क्या कितने तरह का डिवेंचर हो सकता है, किस चीज पे डिपेंड करके, तो सिक्योरिटी के हिसाब से सिक्योर्ड भी था, अनसिक्योर्ड भी था। तो ऐसे थोड़ी ना होता है कि डिवेंचर सिक्योर्ड नहीं होगा, डिवेंचर सिक्योर्ड हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला कैन नॉट बी सिक्योर्ड, ये गलत है। और ये सब ठीक है, देखो कन्वर्टेबल डिवेंचर हो सकता है, कंपनी कैन इशू कन्वर्टेबल डिवेंचर। कन्वर्टेबल डिवेंचर का मतलब क्या है, एक सर्टेन टाइम के बाद वो डिवेंचर क्या बन जाएगा, ये देखो यहाँ दिख रहा होगा कन्वर्टेबल, वो बन जाएगा कोई शेयर बन जाएगा, ठीक है। कोई शेयर में कन्वर्ट हो सकता है। कंपनी कैन इशू रिडीमेबल डिवेंचर, ऑब्वियसली रिडीमेबल डिवेंचर कंपनी इशू कर सकती है। एक्चुअली इरिडीमेबल तो प्रैक्टिकली करना मना ही है, लेकिन हम लोगों ने टाइप्स में पढ़ा था। अच्छा, डिवेंचर हैव नो राइट्स टू पार्टिसिपेट इन प्रॉफिट, हाँ प्रॉफिट में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है ओवर एंड अबव देयर फिक्स्ड इंटरेस्ट। फिक्स्ड इंटरेस्ट जितना चाहिए उसमें उनका हक है, बोलने का राइट्स है, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट उससे ज्यादा प्रॉफिट में, मतलब इसीलिए बोलते हैं ना ये ओनर नहीं है, जितना इनको मिलना चाहिए उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं, ओवर एंड अबव देयर फिक्स्ड इंटरेस्ट कभी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5, डिवेंचर इंटरेस्ट इज पेबल ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट, accumulates in case of loss or inadequate profit, is payable after the payment of preference dividend but before the payment of equity dividend, is payable before the payment of any dividend of shares। ठीक है, हम लोग को क्या बोला है, डिवेंचर इंटरेस्ट, तो कौन सा सही है, कौन सा सही लग रहा है? देखो एक एक पॉइंट पढ़ो। इज पेबल ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट, क्या डिवेंचर से प्रॉफिट मतलब इंटरेस्ट तभी मिलता है जब बिजनेस प्रॉफिट अर्न करता है, क्या ये सही है? नहीं, तो ये तो इसके साथ नहीं जाएगा ना। अभी अभी तो मैंने बताया कि प्रॉफिट हो कि लॉस हो, हमें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट करना ही है, हमें पे करना ही पड़ेगा। प्रॉफिट होगा तभी देंगे, लॉस हुआ नहीं देंगे, ऐसा नहीं बोल सकते। एक्यूमुलेट कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। एक्यूमुलेट इन केस ऑफ लॉसेस और इनएडिक्वेट प्रॉफिट ये नहीं होता है। ये लाइन हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर के लिए, प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड अगर लॉस होता है तो वो क्या हो सकता है, एक्यूमुलेट हो सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये भी गलत है। तो डिवेंचर इंटरेस्ट इज पेबल आफ्टर द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, नहीं पहले तो डिवेंचर का इंटरेस्ट थी, ये तो पहले यहाँ पर ही पढ़ने से पता चलता है कि ये गलत है। डिवेंचर इंटरेस्ट इज पेबल बिफोर द पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड, ये सही है, ठीक है। डिवेंचर का इंटरेस्ट पे किया जाता है कोई भी डिविडेंड देने के पहले, कोई भी डिविडेंड यानी इक्विटी शेयर का डिविडेंड और प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड यानी ऑप्शन डी, ठीक है। ये हम लोग का सही आंसर है। अच्छा 6th नंबर देखो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बियरर डिवेंचर। बियरर डिवेंचर याद है, नहीं है तो एक बार देख लो बियरर डिवेंचर क्या होता है। बियरर डिवेंचर ये था नेगोशिएबिलिटी के हिसाब से, बियरर डिवेंचर और रजिस्टर्ड, ठीक है। रजिस्टर्ड मतलब जो इजीली ट्रांसफर नहीं होगा, उसमें नाम वगैरह सब लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो वो पूरा एक लीगल प्रोसेस होता है, कभी ट्रांसफर कर सकते हैं। बियरर डिवेंचर जिसके पास है वही ओनर है, ठीक है, मतलब उसी का राइट्स है इंटरेस्ट वगैरह मिलने का, मतलब इजीली ट्रांसफरेबल है, इजी टू डिलीवर होता है, ठीक है। इसको हम लोग बियरर डिवेंचर बोलते हैं। आई की याद आ गया होगा तुम लोग को, देखो मैंने जो बियरर डिवेंचर यहाँ से दिखा देते, कहाँ गया, ये रहा, ये देखो
These debentures are transferable by delivery, मैंने बोला ना, मतलब easily जिसको देंगे उसी का हो जाएगा. These are negotiable instrument payable to the bearer. No kind of record is kept by the company in respect of the holder of such debenture. Therefore, the interest on it is paid to the holders irrespective of any identity. जिसके पास वो डिवेंचर है उसी को दे देगी कंपनी इंटरेस्ट. वो ये नहीं चेक करनी जाएगी कि पहले ओनर कौन था, कितना ट्रांसफर हुआ, ये सब इतना प्रोसेस नहीं है. नो ट्रांसफर डीड इज रिक्वायर्ड. ठीक है, अब चलो क्वेश्चन देखते हैं. बोल रहा है कि बियरर कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है बियरर डिवेंचर का, बताओ. They are treated as negotiable instrument. Their transfer requires a deed of transfer. They are transferable by mere delivery. The interest on it is paid to the holder irrespective of identity. कौन सा नहीं है पूछा है, बोलो कौन सा नहीं है. बताओ कौन सा आंसर. नहीं समझ में आया, कौन सा ऑप्शन डी. बी ना, बी बोलो. डी लास्ट डेट. हाँ, ये तो the interest on it is paid to the holder irrespective of identity ना. हम अभी तो हम लोगों ने देखा, यहाँ पर देखो सेम यही वाला लाइन लिखा हुआ था. Therefore the interest on it is paid to the holder irrespective of an identity. इस लाइन का मतलब होता है कि कंपनी ज्यादा पूछताछ नहीं करती है कि किसको इंटरेस्ट दे रहा है. अगर तुम्हारे पास डिवेंचर है तो कंपनी तुम्हें इंटरेस्ट दे देगी. ठीक है, मान लो मैंने फर्स्ट टाइम खरीदा था, फिर मैंने सेल किया एक जन को, ठीक है, फिर वो किसी और को सेल कर दिया, फिर वो किसी और को सेल कर दिया. इस तरह से अगर ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, किसी तरह से अगर ट्रांसफर हो रहा है तो कंपनी को ये फर्क नहीं पड़ता है कि पहले कौन खरीदा था, सेकंड टाइम किसने ट्रांसफर किया, थर्ड टाइम. कंपनी क्या करेगी, कोई आइडेंटिटी किए बिना जिसके पास डिवेंचर है उसके अकाउंट में इंटरेस्ट ट्रांसफर कर देगी. तो ये तो ऑब्वियसली बियरर डिवेंचर का ही कैरेक्टरिस्टिक्स है. गलत मतलब कौन सा नहीं है, ये वाला है ना. देखो ये देयर ट्रांसफर रिक्वायर्स ए डीड ऑफ ट्रांसफर. डीड कब चाहिए होता है, डीड मतलब प्रूफ वगैरह ना, जहां पर पूरा डिटेल्स लिखा हुआ रहेगा. डीड तो चाहिए होता है रजिस्टर्ड डिवेंचर के लिए. जो रजिस्टर्ड डिवेंचर है उनका ट्रांसफर इजीली नहीं होगा, उनका नाम वाम सब रिकॉर्ड किया हुआ है. अगर मान लो कोई एक घर है, ठीक है, जो किसी के नाम पे रजिस्टर्ड है, मान लो कोई फ्लैट किसी के नाम पे रजिस्टर है, अगर वही फ्लैट तुम लोग खरीदना चाहोगे, ठीक है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अपना ओनरशिप ट्रांसफर करवाना पड़ेगा. लेकिन मान लो वो अभी तक किसी को सेल नहीं किया गया है, ठीक है, तो क्या होगा वहां पर, या फिर मान लो ऐसे, अगर मतलब ऐसे तो होता नहीं है, रजिस्टर करवाना पड़ता है, तो क्या होगा, मान लो ऐसे हो रहा है कि कोई रजिस्टर नहीं कर रहा है, आ रहा है घर खरीद रहा है, रह रहा है, फिर दूसरा जो आ रहा है वो खरीद ले रहा है, इस तरह से मतलब बेच दे रहा है किसी को, कोई भी लीगल प्रोसेस किए बिना, तो वो बियरर हो गया. लेकिन रजिस्टर होने से क्या होगा, बार बार रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, है ना. ऐसे रजिस्टर का मतलब हो जाता है कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ. तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन सी, बी, देयर ट्रांसफर रिक्वायर्स ए डीड ऑफ ट्रांसफर. ये इसका जो है कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है. व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटीज, इस पे भी हम लोगों ने डिस्कस किया था. कोलैटरल सिक्योरिटीज होने से दो कंडीशन हो सकता है, दो मेथड हम लोग फॉलो कर सकते हैं. एक होता है कोई एंट्री मत करो, एक होता है डिवेंचर सस्पेंस बोल के एक फेक अकाउंट का यूज करो. ठीक है, अब देखते हैं यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है. When debenture are issued as collateral securities, the final entry for recording the collateral debenture in the books is, मतलब एंट्री करने से क्या होगा ये पूछा जा रहा है. तो एंट्री क्या होता है, ये देखो डिवेंचर इशू कर रहे हैं लेकिन कुछ पैसा तो नहीं मिल रहा है, तो टू डिवेंचर होगा जैसे होता है. और यहाँ पर हम लोग बैंक नहीं लिख सकते या कैश, कैश तो नॉर्मली नहीं लिखते, बैंक लिखते हैं. बैंक नहीं लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग के पास पैसा नहीं आ रहा है. ये तो ऐसे कोलैटरल मतलब सेकेंडरी सिक्योरिटी की तरह होता है ना. तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, डिवेंचर सस्पेंस. ठीक है, डिवेंचर सस्पेंस लिखते हैं. तो कौन सा सही आंसर है, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट कैश. नहीं, कैश तो नहीं होगा, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट डिवेंचर अकाउंट, ये वाला ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन सी. देखो ऑप्शन सी हम लोग का सही आंसर. ऑप्शन सी हो जाएगा. तो ये कितना नंबर क्वेश्चन था, एक बार चेक कर लेते हैं. हाँ, ऑप्शन सी ही दे रहा. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर क्या बोला है, देखो डिवेंचर कैन बी, क्या कितने तरह का डिवेंचर हो सकता है. तो यहाँ पर बोला है डिवेंचर कैन बी मॉर्गेज डिवेंचर और सिंपल डिवेंचर, रजिस्टर्ड डिवेंचर और बियरर डिवेंचर, रिडीमेबल डिवेंचर और इरिडीमेबल डिवेंचर, कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल. सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन. तो बताओ करेक्ट आंसर क्या है, ये देखो
बताओ कौन सा करेक्ट आंसर है? ये तो आसान है, देखो सब सारे क्वेश्चन ही आसान है। देखो अभी तक ये सिर्फ इस पीडीएफ पे ही ना सारा क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है। इस पीडीएफ पे ये जो मैंने पढ़ाया था ना, देखो इसी पे कितने सारे क्वेश्चन आ रखे हैं। तो थोड़ा सा तुम लोग को लेकिन गो थ्रू करने से याद हो जाएगा, ठीक है। गो थ्रू करोगे या फिर वो क्लास सुन लोगे तो भी पूरा चीज याद हो जाएगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अभी याद कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर बताओ कि डिबेंचर कितने तरह का हो सकता है, कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है तुम्हें? ये देखो हम दिखा भी देते हैं डिवेंचर कितने तरह का हो सकता है, यहाँ पर दिखा देते हैं। ये देखो, ये देखो सिक्योरिटी के हिसाब से सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, कन्वर्टेबल के हिसाब से कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल, परमानेंस के हिसाब से रिडीमेबल इरिडीमेबल, नेगोशिएबिलिटी के हिसाब से रजिस्टर्ड बियरर, प्रायोरिटी के हिसाब से फर्स्ट मॉर्गेज एंड सेकेंड मॉर्गेज। तो बताओ क्या आंसर होगा, कितने तरह का डिवेंचर हो सकता है, कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? बोलो, ये तो सही, मतलब बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। ऑल 1 2 3 4 1 2 3 4 सारा। कन्वर्टेबल डिवेंचर भी होता है, नॉन कन्वर्टेबल। ये एक्चुअली और की जगह यहाँ एंड लिखने से ज्यादा अच्छा होता है, कोई बात नहीं। कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल दोनों तरह का हो सकता है, रिडीमेबल इरिडीमेबल हो सकता है, यहाँ सब और की जगह एंड से, ठीक है कोई बात नहीं, जैसे दे रखा है। हम लोग को तो पता है नॉन कन्वर्टेबल कन्वर्टेबल होता है, रिडीमेबल इरिडीमेबल, रजिस्टर्ड बियरर, मॉर्गेज। और यहाँ पर सिंपल मतलब मॉर्गेज डिवेंचर का मतलब ये सिक्योर, और सिंपल मतलब अनसिक्योर, ठीक है, और कुछ नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? फॉल्स बोला है लेकिन, हाँ। Debenture is a form of public borrowing. It is customary to prefix debenture with the agreed rate of interest in case of fixed interest. Debenture interest is charged against profit. The issue price and redemption value of debenture cannot differ. बोलो कौन सा false है? सोचो कौन सा false है? डिवेंचर किससे मांगती है कंपनी? डिवेंचर इशू किसको करती है? क्या कोई मतलब अपने शेयर होल्डर को करती है, या फिर कोई कंपनी को करती है, या किसको करती है? पब्लिक से लोन, इसका भी मैंने स्टोरी बताया था ना कि पब्लिक डिवेंचर क्यों लेगी, क्योंकि उन्हें बैंक से ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। और कंपनी जो है वो पब्लिक को क्यों डिवेंचर इशू करेगा, क्योंकि बैंक बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन मांगता है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट मांगता है, तब जबकि पब्लिक को इससे कम देने से ही इनका काम हो जाता है। तो डिवेंचर डी सही आंसर है, डी। देखो डी, द इशू प्राइस एंड रिडेम्पशन वैल्यू ऑफ डिवेंचर कैन नॉट डिफर, ये गलत है। इशू प्राइस कुछ भी क्यों ना, इशू प्राइस पार हो सकता है, प्रीमियम और डिस्काउंट, ये तो तीन हो सकता है। बोल रहा है कि इस, ये जो बोल रहा है वैल्यू ऑफ डिवेंचर, रिडेम्पशन वैल्यू ऑफ डिवेंचर कैन नॉट डिफर, मतलब पार पे हुआ तो पार पे ही होगा, प्रीमियम पे हुआ तो प्रीमियम पे ही होगा, डिस्काउंट पे हुआ तो डिस्काउंट पे। ये तो गलत बात है ना। इस पे तो हम लोगों ने कितना सारा क्वेश्चन किया था, ये देखो इस पे हम लोगों ने कितना सारा क्वेश्चन किया था। यहाँ पर लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है कि डिवेंचर कितने तरह से इशू और रिडीम हो सकता है। ये देखो हम दिखाते हैं, ये देखो डिवेंचर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार और एट डिस्काउंट, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार और डिस्काउंट, कुछ भी हो सकता है कॉम्बिनेशन, पार पे हुआ, रिडीम किसी भी और तरीके से हो सकता है। देखो ऐसे करके 6 टाइप्स आए थे, ठीक है। अच्छा, तो इसका आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज कैलकुलेटेड ऑन, बोलो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, डिवेंचर का इंटरेस्ट कौन से प्राइस पे कैलकुलेटेड होता है? फेस वैल्यू, इशू प्राइस, मार्केट वैल्यू, रिडेम्पशन प्राइस, बताओ। redemption price, नहीं, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू हमेशा, कोई भी लोन हो उसका इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे होता है। सोचो लोन तो होता ही है, डिविडेंड भी जब दिया जाता है तो वो भी कौन सी प्राइस पे दिया जाता है? फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू पे दिया जाता है, ठीक है, चाहे वो इशू किसी पे भी हुआ, फेस वैल्यू पे हमेशा इंटरेस्ट देना चाहिए। तो मतलब ये रूल से इंटरेस्ट होता है, और डिविडेंड भी फेस वैल्यू पे ही होता है। अच्छा, 11 नंबर देखो, which of the following is true with regard to 10% डिवेंचर issued at a 10% of 20% of discount? ये हम समझा देते हैं थोड़ा सा। बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है? 10% डिवेंचर, 10% डिवेंचर का मतलब क्या होता है कि इंटरेस्ट मिलेगा
10%, ठीक है। 10% मतलब अगर 100 रुपए देंगे तो कंपनी हमें 10 रुपीज का इंटरेस्ट देगी, ठीक है। अगर हम लोग कंपनी के पास से 100 रुपए का डिवेंचर खरीदेंगे, मतलब लोन देंगे कंपनी को 100 रुपीज का, तो कंपनी एक साल में हमें 10 रुपए का इंटरेस्ट देगी। और ये डिवेंचर इशू हो रहा है डिस्काउंट ऑफ 20% में। अब इशू प्राइस क्या हो गया, नॉर्मली डिवेंचर का फेस वैल्यू 100 होता है, अगर 20% डिस्काउंट है तो इशू प्राइस हो गया 80, ठीक है। ये लाइन का मतलब ये हो गया। अब यहाँ पर एक कैरिंग अमाउंट मिलेगा, हम लोग कहाँ पर भी देखेंगे ना, ये पूरे ऑप्शन में हमें कैरिंग अमाउंट, ये एक लैंग्वेज दिखेगा, तो ये नहीं पता होने से हम लोग नहीं बता सकते। कैरिंग अमाउंट का मतलब क्या होता है, कैरिंग अमाउंट का मतलब होता है अगर हम लोग इशू प्राइस में, ठीक है, इशू प्राइस में अगर डिस्काउंट को ऐड करते हैं, अगर डिस्काउंटेड था, या फिर इशू प्राइस में प्रीमियम को लेस करते हैं, अगर प्रीमियम था तो हमें मिलता है फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू, जो भी बोलो, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं कैरिंग अमाउंट, ठीक है। मतलब एक्चुअली कैरिंग अमाउंट का मतलब है जो हम लोग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर सकते हैं, मतलब बुक वैल्यू। और बैलेंस शीट में कैसे रिकॉर्ड होता है, फेस वैल्यू पे ही रिकॉर्ड होता है। अगर प्रीमियम होता है तो वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जाता है, चाहे शेयर का हो चाहे डिवेंचर का हो। और अगर डिस्काउंट होता है वो उस तरह से डिस्काउंट में जाता है, ठीक है। तो बुक वैल्यू मतलब जो हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं, फेस वैल्यू पे रिकॉर्डिंग होता है, चाहे डिवेंचर हो चाहे इक्विटी शेयर हो चाहे प्रेफरेंस शेयर हो। मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू पे रिकॉर्ड होता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मतलब हम लेजर का नाम बता रहे हैं या फिर अकाउंट का नाम। इक्विटी शेयर कैपिटल अगर 10 का शेयर अगर 12 में भी इशू हुआ होगा तो इक्विटी शेयर कैपिटल 10 का ही दिखेगा, 2 रुपए तो प्रीमियम में ही दिखेगा। तो 10 रुपया हो गया कैरिंग अमाउंट, ठीक है। कैरिंग अमाउंट का मतलब जिसपे हम लोग बैलेंस शीट पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ नहीं। बोल रहे हैं कि द कैरिंग अमाउंट ऑफ डिवेंचर गेट्स रिड्यूस्ड ईच ईयर एट रेट ऑफ 20%। इस लाइन का मतलब ये है, बोल रहा है कि कैरिंग अमाउंट जो है डिवेंचर का, मतलब जो बुक वैल्यू है डिवेंचर का, वो हर बार 20% से रिड्यूस हो जाएगा। ये पूरे लाइन का मतलब ये है। सेकेंड बोल रहा है इशू प्राइस एंड कैरिंग अमाउंट ऑफ डिवेंचर आर इक्वल। बोल रहा है इशू प्राइस 80 है, ठीक है। कैरिंग अमाउंट कितना होगा, कैरिंग अमाउंट जिसपे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे वो तो 100 है, कैरिंग अमाउंट 100 है। इशू प्राइस एंड कैरिंग अमाउंट ऑफ द डिवेंचर आर इक्वल, ये भी मुझे सही नहीं लग रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या बोला है, एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन द डिवेंचर होल्डर विल बी पेड द इशू प्राइस। बोल रहा है इस लाइन का मतलब है कि जब रिडेम्पशन होगा तो डिवेंचर होल्डर को इशू प्राइस मिलेगा। रिडेम्पशन का तो कुछ बताया ही नहीं है यहाँ पर कि कैसे रिडीम होगा। हो सकता है इशू प्राइस मिल सकता है, ये बात अलग है, लेकिन यहाँ बताया कहाँ है कि इशू प्राइस मिलेगा। और इस लाइन का मतलब ये है, ऐसा तो कुछ नहीं है। द फेस वैल्यू एंड कैरिंग अमाउंट, फेस वैल्यू एंड कैरिंग अमाउंट ऑफ डिवेंचर आर इक्वल। बोलो, मैंने पूरा चीज समझा दिया। कैरिंग अमाउंट मैंने पहले कभी नहीं बोला था बट अभी समझाया। तो मुझे बोलो कि 11 का सही आंसर कौन सा है, इस लाइन के लिए कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। नहीं समझ में आया। कैरिंग अमाउंट का मतलब सीधा बात है फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू या फिर बुक वैल्यू जिसपे हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं, है ना। इशू प्राइस में डिस्काउंट ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फेस वैल्यू मिलेगा। इशू प्राइस में प्रीमियम लेस करेंगे तो क्या मिलेगा, फेस वैल्यू मिलेगा या नॉमिनल वैल्यू या बुक वैल्यू, ठीक है, जिसपे हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं बैलेंस शीट में। अब बोल रहा है कि अगर किसी डिवेंचर को हम लोगों ने 10% रेट पे इशू किया है, इंटरेस्ट रेट पे, और इशू प्राइस 20% डिस्काउंटेड रखा है, तो इस लाइन का मतलब इसमें से कौन सा जो है वो सही बता रहा है। एक बार पढ़ के मुझे बताओ कंफर्म करके कि कौन सा आंसर है। डी बोल रहे हो, यस मैम। करेक्ट, डी होगा। फेस वैल्यू एंड कैरिंग अमाउंट ऑफ डिवेंचर आर इक्वल। ये देखो फेस वैल्यू कितना आएगा, इसका फेस वैल्यू कितना है, 100 है, ये थोड़ा फेस वैल्यू, ठीक है। फेस वैल्यू एंड कैरिंग अमाउंट, अभी वही तो हम लोगों ने सीखा, जो फेस वैल्यू है, जो नॉमिनल वैल्यू, वही बुक वैल्यू, और इसी को तो हम लोग कैरिंग अमाउंट भी बोलते हैं। अभी मैंने वही बताया, बस ये लाइन नहीं लिखा था ना, बाकी तो सब सेम है। और बाकी आंसर क्यों नहीं होगा, टाइम रिडेम्पशन के टाइम डिवेंचर होल्डर को इशू प्राइस दिया जाएगा, ऐसे कहाँ बोला होगा, ऐसे रिडेम्पशन के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं है कैसे पे होगा, तो ये तो गलत है। इशू प्राइस एंड कैरिंग अमाउंट डिवेंचर आर इक्वल कैसे होगा, इशू प्राइस कितना है 80, कैरिंग अमाउंट तो फेस वैल्यू होता है, ये तो इक्वल कहाँ है, नहीं है ना, तो ये भी नहीं होगा।
द कैरिंग अमाउंट ऑफ डिवेंचर गेट्स रिड्यूस। बोल रहा है इस लाइन का मतलब है कि कैरिंग अमाउंट 20% से कम होगा। ऐसा कहाँ बोल रहा है कैरिंग अमाउंट 20% से कम होगा? 20% तो इशू में डिस्काउंट है, ठीक है, इशू प्राइस का मतलब 20% डिस्काउंट में इशू हो रहा है, इसका मतलब ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी हम लोग का करेक्ट आंसर। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज अ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। ये कैसा लॉस है? रेवेन्यू लॉस टू बी चार्ज। ये वाला तो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले शेयर वाले क्वेश्चन में भी किया। ये कौन सा लॉस है? ये कैपिटल लॉस है और टू बी रिटर्न ऑफ ओवर द टेन्योर ऑफ द डिवेंचर। ये देखो ये लाइन यहाँ पर मिलेगा तुमको। जब हम लोगों ने डिस्काउंट पढ़ा था तो ये स्टार्टिंग में ये लाइन ही लिखा हुआ होना चाहिए, देख लो। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज एमोटाइज्ड यानी राइट ऑफ ओवर ए पीरियड बिटवीन द इशुएंस डेट मतलब जब इशू हुआ एंड रिडेम्पशन मतलब जितना इसका टेनर है, ठीक है, जितने टाइम पीरियड के लिए ये कंपनी के पास मतलब कंपनी डिवेंचर इसको रख रही है, ठीक है, उतने दिन के अंदर ये एमोटाइज यानी राइट ऑफ करना पड़ेगा डिस्काउंट को, है ना। तो जितना टाइम पीरियड होता है इशू डेट से लेके रिडेम्पशन डेट के अंदर, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? जिसको हम लोग बोल सकते हैं टेनर, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। अच्छा 13 when debentures are issued at collateral securities against any loan, कोई भी लोन के अगेंस्ट में सेकेंडरी सिक्योरिटी के हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं? डिवेंचर इशू कर सकते हैं, ठीक है। then the holder of such debenture is entitled to interest only on the amount of loan, interest only on the face value of debenture, interest both on the amount of loan and amount on debenture, none of the above। इस क्वेश्चन का मतलब है कि हम लोगों ने एक लोन लिया है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने आईडीबीआई बैंक यहाँ पर अभी दिखाएंगे किया हुआ है। हम लोगों ने लोन लिया है, उसके अगेंस्ट में सिक्योरिटी दिया है, बट बैंक को ऐसा लग रहा है कि मुझे और भी एक कोलैटरल सिक्योरिटी चाहिए, तो कंपनी ने डिवेंचर इशू कर दिया उसके जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कंपनी को इंटरेस्ट कौन से लोन के ऊपर देना पड़ेगा? जो लोन अमाउंट लिया हुआ है उस पे, या फिर जो डिवेंचर इशू किया है उस पे, या दोनों पे, या सिर्फ लोन पे? बताओ क्या होगा? हम लोग सोचो, तब तक देखो हम यहाँ पर दिखाते हैं कोलैटरल सिक्योरिटी। ऐसा सेम क्वेश्चन हम लोगों ने किया हुआ है, ये देखो कोलैटरल सिक्योरिटी में यहाँ पर देखो लिखा हुआ है the holder of such debenture is entitled to interest only on the amount of loan but not on the debenture। डिवेंचर पे कभी उनको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा क्योंकि वो तो एज ए सिक्योरिटी दिया गया है। लेकिन अगर कंपनी फेलियर होती है तो बैंक जो है वो कंपनी का डिवेंचर होल्डर बन जाएगा, अभी वो होल्डर नहीं है, ठीक है, उसके पास ऐसे सिक्योरिटी है। जैसे मान लो कि अगर हम लोग अपने फैक्ट्री का कोई प्लांट मशीनरी को रख देते हैं मॉर्टगेज, तो वो ओनर थोड़ी ना हो जाता है जिसके पास मॉर्टगेज रखे हैं या फिर एज ए सिक्योरिटी रखे हैं, वो ओनर नहीं होता है, ठीक है। वो ओनर तब हो जाएगा अगर हम लोग अपना टर्म्स कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो हमेशा क्या होगा, जो लोन लिया गया है उसी के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये देखो ये सब क्या हुआ है हम लोग का, ये देखो इंटरेस्ट ओनली ऑन द लोन अमाउंट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो when debenture are redeemable at different date, अगर अलग अलग डेट पे डिवेंचर रिडीम हो रहा है, the total amount of discount on issue of debenture should be written off। तब हम लोग टोटल अमाउंट ऑफ डिवेंचर टोटल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को कैसे राइट ऑफ करेंगे, पहले दिखा देते हैं कैसे राइट ऑफ होता है। अगर हम लोगों का डिवेंचर डिफरेंट डेट पे जो है राइट ऑफ हो रहा है, ये देखो ये देखो if debenture are redeemable after a certain period of time, say at the end of 5 years, the total amount of discount should be written off equally। अगर 5 साल के बाद रिडीम हो जाएगा तो पूरा लॉस जो हो रहा है, डिस्काउंट हो रहा है या फिर लॉस ऑन इशू जो भी बोलो, ये अगर पूरे 5 साल में ऐसा कुछ बता दिया गया है तो जैसे हम लोग क्या करेंगे उतने ईयर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और इफ डिबेंचर आर रिडीमेबल एट डिफरेंट डेट, अगर अलग अलग डेट पे, देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, हर साल के एंड में, मतलब 12 मंथ्स 12 मंथ्स 12 मंथ्स 12 मंथ्स ऐसे करके हो रहा है, तो हम लोग डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे।
लेकिन अगर डिफरेंट डेट पे हो रहा है, मतलब किसी साल में मान लो मार्च को हो रहा है, किसी साल में मान लो कुछ और डेट पे हो रहा है, या फिर एक ही साल में 2-3 बार हो जा रहा है, द टोटल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट शुड बी रिटन ऑफ इन द रेशियो ऑफ बेनिफिट डिराइव्ड फ्रॉम द डिवेंचर लोन इन एनी पर्टिकुलर ईयर अप्लाइंग द सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। तब हम लोग सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड यूज करते हैं अगर डिफरेंट डेट पे हो रहा है तो, ठीक है। लेकिन मैंने ये भी बोला था इस पे कोई क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर। तो सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड होता है अगर डिफरेंट डेट पे हम लोग इशू कर रहे हैं, सॉरी डिफरेंट डेट पे हम लोग डिवेंचर को राइट अप कर रहे हैं, तो एवरी ईयर बाय अप्लाइंग सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, ठीक है। ऑप्शन ए हम लोगों का आंसर होगा, ठीक है। 15 देखो, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर रेफर टू, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ओनर्स कैपिटल, लोन कैपिटल, शॉर्ट टर्म फंड, डेफर्ड इन्वेस्टमेंट। सोच के देखो, डिवेंचर है, पहला बात है नेचर क्या है, डिवेंचर, डिवेंचर का मतलब क्या है, लोन, ठीक है, पब्लिक को दिया गया लोन। नॉन कन्वर्टेबल का मतलब क्या होता है, कन्वर्टेबल डिवेंचर मतलब फ्यूचर में जहां मतलब ऐसा टर्म्स कंडीशन लिखा हुआ है कि फ्यूचर में ये डिवेंचर इतने साल बाद क्या हो जाएगा, शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। बट नॉन कन्वर्टेबल मतलब ये कभी भी शेयर में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। ये देखो हम दिखा देते हैं, नॉन कन्वर्टेबल का मतलब है कभी भी शेयर में कन्वर्ट नहीं होगा, ये अपने टर्म्स कंडीशन के हिसाब से एक पर्टिकुलर टाइम पे रिडीम हो सकता है, ठीक है। ये देखो नॉन कन्वर्टेबल गया। These are debenture which cannot be converted into share in the future as per the terms of issue. These debentures are repaid, ठीक है। जब इसका टर्म्स कंडीशन खत्म हो जाएगा ये पैसा रीपे कर देना है, लोन रीपे कर देना है, लेकिन ये लोन कभी भी कन्वर्ट नहीं होगा किसी और तरह के शेयर्स में, ठीक है। तभी हम लोग इसको बोलेंगे नॉन कन्वर्टेबल। अब तुम लोग बताओ कि नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर ये क्या होगा, ओनर्स कैपिटल होगा, लोन कैपिटल होगा, शॉर्ट टर्म फंड होगा, डेफर्ड इन्वेस्टमेंट होगा। बताओ क्या आंसर सही होगा। देखो डिवेंचर कभी इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता है, पहला बात है लोन भी है इन्वेस्टमेंट भी है, तो हो ही नहीं सकता है। और डिवेंचर शॉर्ट टर्म के लिए इशू भी नहीं होता है, तो ये शॉर्ट टर्म फंड भी नहीं है। और क्या ये ओनर का कैपिटल है, ये तो लोन कैपिटल है। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन था, ठीक है, इसमें तो कुछ था ही नहीं, ये आंसर तो मुझे मिलना चाहिए। लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से ही पढ़ा है डिवेंचर को, ठीक है। और अभी भी देखो मैंने एक भी रिडेम्पशन का क्वेश्चन लिया ही नहीं, हम लोग जो भी कर रहे हैं ये वाले पीडीएफ से ही, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। अच्छा देखो, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन डिवेंचर इज शोन, ठीक है। इंटरेस्ट एक्रूड हो गया है, ड्यू भी हो गया है, तो इसको हम लोग कहाँ शो करेंगे, डिवेंचर के अंदर, अदर लाइबिलिटी के अंदर, एज ए प्रोविजन, एज ए रिडक्शन ऑफ बैंक बैलेंस। यहाँ पर बोल रहा है देखो, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू का मतलब क्या होता है, डिवेंचर का इंटरेस्ट किसको देना पड़ेगा, डिवेंचर होल्डर को। डिवेंचर क्या है, लोन है, लोन का इंटरेस्ट एक्रू हो चुका है, ड्यू भी हो चुका है। एक्रू होने का मतलब समझाते हैं, ड्यू होने का मतलब, जैसे मान लो एक्रू होने का मतलब 31 मार्च को हमें पे करना पड़ता है, क्या पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट, किस चीज का, डिवेंचर का, ठीक है। हम लोगों ने मान लो इशू किया है 1 अप्रैल 2012 को, और 31 मार्च 2013 को हम लोग इंटरेस्ट पे करेंगे, तो ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त ऐसे करके जो चल रहा है ना, इसको बोलते हैं एक्रू होना। अप्रैल का इंटरेस्ट एक्रू हो गया, मई का हो गया, जून का, जुलाई का, और ये डेट जब आएगा बोलेंगे ड्यू भी हो गया, ठीक है। अब इंटरेस्ट एक्रूड भी हो चुका है, ड्यू भी हो चुका है, और अगर हम लोग पे नहीं किए हैं तभी तो ऐसे दिख रहा है, एक्रूड एंड ड्यू, पेड नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो एक्रूड हो गया है, ड्यू भी हो गया है, बट अभी तक पे नहीं किया है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको कैसे शो करेंगे, ऐसे मतलब टाइम हो गया है खर्चा पे करने का, क्योंकि ये खर्चा है लेकिन हम लोगों ने अभी तक नहीं किया है, बाकी रखा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, करेंट लाइबिलिटी, लेकिन इसको अदर करेंट लाइबिलिटी बोलेंगे। बैलेंस शीट में इसको कहाँ दिखाएंगे, अदर करेंट लाइबिलिटी बोल के दिखाएंगे। अदर करेंट लाइबिलिटी में क्या आता है, आउटस्टैंडिंग आता है, ठीक है, और इसका मतलब है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अदर करेंट लाइबिलिटी के अंदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में ये वाला आएगा। क्यों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, एक्सपेंस पे करने का टाइम हो चुका है, पे करना चाहिए बट हम लोगों ने नहीं किया है, ठीक है। ये हम इतना बार इसीलिए बता रहे हैं। इसके बाद एक छोटा सा डिफरेंस है और हमारा आंसर बदल जाएगा। देखो यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट देखो, इसका मतलब इसका आंसर ये वाला होगा। अब देखो इंटरेस्ट एक्रूड, यहाँ भी इंटरेस्ट एक्रूड था, एंड यहाँ भी एंड था, नॉट ड्यू, नॉट ड्यू, यहाँ पर था ड्यू, यहाँ पर हुआ नॉट ड्यू, मतलब ये देखो अब ये हो गया अप्रैल, ठीक है,
ये हो गया 31 ऑफ मार्च। हम लोगों ने बोला है 31 ऑफ मार्च को इंटरेस्ट देंगे, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर ऐसे करके चल रहा है, ठीक है। और मान लो या फिर थोड़ा सा इसको बदल देते हैं, देखो ऐसे कर देते हैं, इसका टाइम पीरियड थोड़ा सा बदल देते हैं, समझ जाओगे। कंपनी ने डिवेंचर इशू किया है, मान लो 30th ऑफ अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को डिवेंचर इशू किया है, ठीक है। और कंपनी इंटरेस्ट कब देगी? कंपनी इंटरेस्ट देगी, अक्टूबर है तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फेब मार्च, मान लो 31 मार्च को इंटरेस्ट देगी। लेकिन कंपनी का ईयर एंड होता है दिसंबर में, ठीक है, कंपनी का ईयर एंड होता है दिसंबर में। कंपनी का ईयर चलता है जैन टू दिसंबर, ये कंपनी का ईयर है, ठीक है। और कंपनी ने डिवेंचर इशू किया करने के बाद कंपनी का इंटरेस्ट देने का टाइम आता है 31 मार्च, ठीक है। अब क्या हो गया? इंटरेस्ट एक्रूड होना स्टार्ट हो गया, कब से? जब से डिवेंचर इशू किया, मतलब अक्टूबर एक्रू हो गया, नवंबर एक्रू हो गया, दिसंबर एक्रू हो गया, और हम लोग का ईयर एंड आ गया। तो इसका मतलब डिवेंचर का इंटरेस्ट अभी तक ड्यू नहीं हुआ है, ड्यू यहाँ पर होगा, क्योंकि पे करने का टाइम जो है वही ड्यू डेट होता है। तो इसका मतलब एक्रू हो रहा है, क्योंकि डिवेंचर यहाँ से इशू हुआ है, इशू होते साथ ही, जैसे लोन लेने के साथ साथ ही लोन का इंटरेस्ट एक्रू होना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। लेकिन पे करने का तो एक डेट होता है, उस डेट पे पे करते हैं। और अगर किसी का ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर को, तो फिर क्या होगा? इसका मतलब यहाँ पर आके हम लोग इसको ऐसे रिकॉर्ड करेंगे कि इंटरेस्ट एक्रूड एटलीस्ट 3 मंथ्स एक्रूड हो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, बट नॉट ड्यू, ड्यू यहाँ पर आके होगा। तो ऐसे अगर एक्सपेंस ऐसा कुछ कंडीशन हो रहा है तो उसे हमें कहाँ दिखाना चाहिए, कहाँ शो होगा? अंडर डिवेंचर, एज करेंट लाइबिलिटी, एज प्रोविजन, एज ए रिडक्शन ऑफ बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस से डिडक्ट करके दिखाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ये क्या है? ये एक्सपेंस है जो एक्रू हो रहा है बट ये ड्यू नहीं हुआ है, ठीक है। ये एक्रू हो रहा है बट ड्यू नहीं हुआ है, ये कोई प्रोविजन भी नहीं है, ठीक है। और ये डिवेंचर के अंडर भी नहीं दिखेगा। क्यों दिखेगा? ये कहाँ दिखेगा? ये करेंट लाइबिलिटी में दिखेगा, ठीक है। ये करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? करेंट लाइबिलिटी का मतलब होता है ऐसे ऑब्लिगेशंस जो हमें 12 मंथ्स के अंडर पे करने हैं, ठीक है। ऑब्लिगेशंस पेड विद इन 12 मंथ्स, ठीक है, विद इन 12 मंथ्स के अंदर हमें पे करना पड़ता है। ऐसे ऑब्लिगेशंस को बोलते हैं करेंट लाइबिलिटी। तो ये हम लोग का करेंट लाइबिलिटी है। और अदर करेंट लाइबिलिटी क्या होता है कंपनी अकाउंट्स में? अदर करेंट लाइबिलिटी का मतलब होता है कि ऑब्लिगेशंस ऑकर्ड हो चुका है बट हम लोगों ने पे नहीं किया, तभी वो हो जाता है अदर करेंट लाइबिलिटी, मतलब आउटस्टैंडिंग वगैरह, ठीक है। जो आउटस्टैंडिंग होता है यहाँ पर होता है, जैसे देखो रेंट जो है, रेंट हमारा ड्यू होते जा रहा है, ठीक है। तो रेंट हमारा ड्यू होते जा रहा है, रेंट का हमें पे करना है, ये हम लोग का करेंट लायबिलिटी। या फिर हम लोगों ने लोन लिया है, इंटरेस्ट पे करना है, ये हम लोग का करेंट लायबिलिटी। सैलरी पे करना है, ये सैलरी एक्चुअली पे कर देंगे तो ये एक्सपेंस हो जाएगा टाइम पे, नहीं पे करेंगे तो वही हमारा करेंट लायबिलिटी बन जाएगा। तब हम लोग लिखते हैं आउटस्टैंडिंग। देखो तुम लोग जब नॉर्मल फाइनल अकाउंट्स करते हो तो आउटस्टैंडिंग को भी तुम लोग करेंट लायबिलिटी में दिखाते हो, ठीक है, आउटस्टैंडिंग को भी करेंट लायबिलिटी में दिखाते हो। लेकिन यहाँ कंपनी अकाउंट्स में क्या होता है, इसका जो बाइफर्केशन है वहां पर अदर करेंट लायबिलिटी का भी एक अलग से हिट किया गया है, ठीक है। अदर करेंट लायबिलिटी में वही सारे खर्चे को दिखाते हैं जो एक्रूड एंड ड्यू हुआ है बट नॉट पेड, ठीक है। और करेंट लायबिलिटी में क्या दिखाते हैं? वो सारे ऑब्लिगेशन जो एक्रूड तो हुआ है बट अभी तक ड्यू डेट नहीं आया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का, इसीलिए आंसर में ऐसा चेंजेस हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट पे ध्यान देना है, दोनों एक चीज नहीं है। इंटरेस्ट एक्रू होना और उसके साथ साथ ड्यू हो जाना, और इंटरेस्ट एक्रूड एंड नॉट ड्यू, वो दोनों अलग बात होता है, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये कहां पर दिखाना चाहिए? टीडीएस। इस पे भी हम लोगों ने क्वेश्चंस किया हुआ है, हम क्वेश्चन एक बार दिखा देते हैं जो हम लोगों ने किया है। टीडीएस वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन किया है। टीडीएस को कैसे लिखते हैं वो देख के भी तुम लोग बता सकते हो बिना ऑप्शन के कि टीडीएस हम लोग का क्या है। ये देखो टीडीएस कैसे, टीडीएस को रिकॉर्ड करती है कंपनी। ये देखो, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर टू टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मतलब कंपनी डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देगी 54,000 लेकिन कलेक्ट करेगी उनसे 60,000। क्यों? क्योंकि वो टैक्स कलेक्ट करेगी उनसे और ये टैक्स गवर्नमेंट को पे कर देगी। तो फिर ये कलेक्ट करके इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये पैसा गवर्नमेंट तक पहुंच जाए, ठीक है। तो ये टीडीएस क्या हो जाएगा? टीडीएस क्या हो जाएगा? ऑप्शन के साथ बताओ। एक्सपेंसेस एसेट लायबिलिटी इनकम क्या होगा बोलो?
कंपनी के लिए टैक्स कलेक्ट करके रखा गया टैक्स जो बाद में उसे रिम्बर्स कर देना है गवर्नमेंट को, तो मुझे बताओ कि क्या होगा। ये एक्सपेंस है, एसेट है, लाइबिलिटी, इनकम है, बताओ। Ma'am, expense. एक्सपेंस नीचे फट से की लाइबिलिटी। लाइबिलिटी। एक्सपेंस तब होता है जब खुद का खर्चा है। अब मान लो तुम लोग कोई रेस्टोरेंट में भी खाना खाते हो, फॉर एग्जांपल हम बता रहे हैं, ठीक है, तो जो तुम लोगों से टैक्स लिया जाए, मतलब जीएसटी जो भी लगेगा, क्या वो रेस्टोरेंट थोड़ी ना रख सकता है, उनको तो पे कर देना पड़ता है। कोई भी चीज देख लो, हम लोग तो सारी चीजों पे टैक्स लगता ही है ना। तो ये टैक्स जो कलेक्ट करता है कोई भी, जो सेलर जो है वो क्या करता है, वो टैक्स को कहाँ ट्रांसफर करता है, वो तो उसको एडजस्ट करता है। वो तो तुम लोग टैक्स में बहुत सारा चीज पढ़ते ही हो, लेकिन यहाँ पर देखो ये टीडीएस जो कलेक्ट हो रहा है ये तो देना पड़ेगा। दूसरे का पैसा हम कलेक्ट करके बैठे हैं, तो वो क्या हो जाएगा हमारे लिए लाइबिलिटी। ये हमारा इनकम भी नहीं, इनकम तब होता अगर ये हम लोग रख पाते, है ना। एक्सपेंस तब होता अगर ये हमारा खर्चा होता। एसेट तब होता अगर ये हमारे लिए फ्यूचर में कोई इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करता है। ये तो रख ही नहीं पाएंगे हमारे पास, तो ये तो लाइबिलिटी हो गया। ऑब्लिगेशन है, हमें पे कर देना है। लाइबिलिटी का मतलब ही तो ऑब्लिगेशन होता है ना। 19 देखो, डिवेंचर प्रीमियम कैन नॉट बी यूज, कैन नॉट बी यूज। डिवेंचर प्रीमियम कहाँ यूज नहीं हो सकता है, क्या याद है तो पढ़ के बता सकते हो। देखो, रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स और डिवेंचर बोल रहा है कि इस प्रीमियम को हम लोग यूज कर सकते हैं, राइट ऑफ कर सकते हैं डिवेंचर या फिर शेयर रिडीम करते हुए। राइट ऑफ द डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, जब हम लोग डिवेंचर का डिस्काउंट राइट ऑफ करेंगे तब ये पैसा प्रीमियम में, अगर हम लोगों ने इशू किया था तो हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम में कुछ अमाउंट आया होगा, ठीक है। इसको कहाँ यूज कर सकते हैं उसके लिए ऑप्शन दे दिया है। कहाँ नहीं यूज कर सकते, पे डिविडेंड, रिटर्न ऑफ एज कैपिटल लॉस। बताओ, ये तो कैपिटल लॉस है नहीं। डिविडेंड। हाँ, पे डिविडेंड, कैपिटल लॉस तो है ही नहीं, ये ऑप्शन तो पहले ही कट जाएगा। डिविडेंड हम लोग क्या करते हैं, सॉरी ये कैपिटल लॉस तो है ही। डिवेंचर प्रीमियम कैन नॉट बी यूज टू राइट ऑफ कैपिटल लॉस, कैन नॉट बी यूज टू पे डिविडेंड। हाँ, ये सही आंसर है कि डिविडेंड पे करने के लिए हम लोग यूज नहीं कर सकते इसे। बट ये क्या दे रखा है, राइट ऑफ द प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स और डिवेंचर। राइट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स, हाँ इसके लिए कर सकते हैं राइट ऑफ। ये देखो दिखा देते हैं एक बार दिखा देते हैं प्रीमियम का पैसा कहाँ कहाँ यूज होता है। यहाँ लिस्ट बनाओ, देख लेते हैं हम लोग एक बार, रिकॉल हो जाएगा। प्रीमियम इशूड एट पार, इशूड एट प्रीमियम, ये देखो यहाँ पर मिल जाएगा, हमें डिटेल्स मिल जाएगा। एक कंपनी इशूड डिवेंचर एट अ प्रीमियम व्हेन द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लोअर। अच्छा, ये सब बता रखा है। The premium of debenture is credited to securities premium account as debenture are covered in the definition of securities specified in the clause 8 securities contract. The restriction of, ये देखो, utilization of premium will also be governed by the section 52 of the Companies Act 2013. तो इसका restriction section 52 में बता रखा है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, कुछ बोला नहीं, कुछ बोला नहीं है, लेकिन हाँ ये डिविडेंड के लिए हम लोग यूज नहीं कर सकते। प्रीमियम का पैसा कभी भी डिविडेंड के लिए हम लोग यूज नहीं कर सकते, वो शेयर के केस में भी होता है। प्रीमियम का पैसा कभी भी, डिविडेंड हमेशा अर्न प्रॉफिट से ही दिया जाता है, ठीक है। तो डिविडेंड के लिए कभी यूज नहीं कर सकते, ये सही आंसर होगा, ठीक है। और किसके लिए यूज कर सकते हैं, डिस्काउंट और इशू ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर इशू अगर डिस्काउंट पे हुआ था, उसका लॉस राइट ऑफ करना चाहते हैं तो हम लोग प्रीमियम का पैसा यूज कर सकते हैं। प्रीमियम ऑन रिटेंशन ऑफ डिवेंचर और शेयर, ठीक है। अगर हम लोग शेयर या डिवेंचर, ये एक्चुअली डिवेंचर ही होगा, शेयर नहीं होना चाहिए यहाँ पर। डिवेंचर को अगर हम लोग प्रीमियम में राइट ऑफ करते हैं तो उसके लिए जो लॉस होगा वो लॉस राइट ऑफ करने के लिए भी हम लोग इस प्रीमियम को यूज कर सकते हैं। और किसी तरह का अगर कैपिटल लॉस है उसको राइट ऑफ करने के लिए भी इसे यूज कर सकते हैं, बट डिविडेंड के लिए नहीं कर सकते क्योंकि डिविडेंड को अर्न प्रॉफिट से ही हो सकता है। अच्छा, अब देखो, डिवेंचर्स कैन बी रिडीम्ड आउट ऑफ। डिवेंचर कैसे रिडीम हो सकता है, मतलब कैंसिल, पे ऑफ कैसे हो सकता है, प्रॉफिट से, प्रोविजन से, कैपिटल से, एनी ऑफ द अबव से। बताओ क्या लगता है। डिवेंचर को रिडीम करना है मतलब लोन रीपे करना चाहते हैं। लोन रीपे करने के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, प्रॉफिट, या कुछ प्रोविजंस कर रखा था तो उसको यूज कर सकते हैं, या फिर अपना कैपिटल को यूज कर सकते हैं, या एनी ऑफ द अबव। क्या होगा वो, बोलो क्या होगा। लोन का रीपेमेंट कहाँ कहाँ से कर सकते, प्रॉफिट,
प्रॉफिट से जरूर कर सकते हैं, ठीक है। लोन का पेमेंट प्रॉफिट से कर सकते हैं, अगर हमारे पास प्रॉफिट एक्स्ट्रा है तो हम लोग लोन का रिपेमेंट कर सकते हैं। प्रोविजन से कर सकते हैं कि नहीं बताओ, क्योंकि जब तुम लोगों ने रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर पढ़ा था, ठीक है, थोड़ा सा तो याद होगा, तो वहां पर क्या हम लोग प्रोविजन नहीं क्रिएट करते थे? डिवेंचर रिडेम्पशन फंड, सिंकिंग फंड, क्या हम लोग नहीं बनाते थे? बनाते थे। तो क्या प्रोविजन करके हम लोग बाद में, याद है ट्रस्टी डीड बनता था, देखो ये हम लोगों ने बहुत पहले किया था, ठीक है। फिर भी देखो हम बोलेंगे तो तुम लोग को थोड़ा तो याद आ जाएगा। ट्रस्टी डीड बनता है जहां पर क्या होता है कि ट्रस्टी डीड में जो मतलब ट्रस्टी जो रहते हैं वो हमेशा डिवेंचर होल्डर के बेनिफिट में ही काम करते हैं, ठीक है। वो ये देखते हैं कि डिवेंचर होल्डर को किसी तरह का लॉस ना हो। हर बार क्या किया जाता है, प्रॉफिट का एक हिस्सा डिवेंचर रिडेम्पशन फंड में या सिंकिंग फंड में या प्रोविजन फॉर डिवेंचर रिडेम्पशन में हम लोग भेज देते हैं, ठीक है। फंड क्रिएट करते हैं, फ्यूचर में जब डिवेंचर रिडीम करेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो प्रोविजन से भी किया जा सकता है। क्या कैपिटल से कर सकते हैं? इसका बेस्ट एग्जांपल है कन्वर्टेबल डिवेंचर। जब डिवेंचर शेयर में कन्वर्ट हो जाता है तो वो डिवेंचर नहीं रहता है, कैंसिल हो जाता है। क्या वो कैपिटल बन गया? डिवेंचर कैपिटल बन गया ना। हम लोग का एंट्री क्या हो जाएगा, डिवेंचर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर हम लोग अपने डिवेंचर को शेयर में कन्वर्ट कर देते हैं तो डिवेंचर रिडीम हो गया, कैपिटल से कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, तो ये भी होगा। तो इसका मतलब आंसर क्या होना चाहिए, डी, एनी ऑफ द अबव, ठीक है। एनी ऑफ द अबव, किसी से भी किसी भी तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, अब देखो डिवेंचर नॉर्मली कैन नॉट बी रिडीम, किससे रिडीम नहीं हो सकता है? प्रीमियम से, डिस्काउंट, मतलब डिवेंचर कैसे रिडीम नहीं हो सकता है? प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे, पार पे, ऑल ऑफ द अबव। बोलो कैसे डिवेंचर रिडीम करना अलाउड नहीं है? किस तरह का डिवेंचर रिडीम करना अलाउड नहीं, बताओ। ये भी हम लोगों ने पढ़ा था पूरा। डिस्काउंट। डिस्काउंट, डिस्काउंट पे डिवेंचर रिडीम करना अलाउड नहीं है। प्रीमियम पे, पार पे ये तो कर ही सकते हैं, इस पे 6 केस बना था हम लोगों ने देखा था। कभी भी डिस्काउंट पे रिडीम करना अलाउड नहीं है, वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक बार देखोगे तो याद हो जाएगा। हाँ तो भी नहीं दिख रहा है। अच्छा ये देखो, इसका मतलब डिस्काउंट, ठीक है। अच्छा, इफ द डिवेंचर आर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट प्रीमियम, अगर डिस्काउंट पे इशू हुआ है, रिडीम प्रीमियम पे हुआ है, तो क्या होगा? जब भी हम लोग देखेंगे कि प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है तो इशू डेट पे 2 एंट्री होता है, ठीक है। थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में मैंने ये वाला पॉइंट डिस्कस भी किया। अब देखते हैं हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो एंट्री क्या होगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट इज डेबिटेड, डिवेंचर अकाउंट इज क्रेडिटेड, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट इज क्रेडिटेड, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। बोल रहा है कि सारा करेक्ट है। अब देखो मैंने तुम लोगों को इस तरह के एंट्री को 2 पार्ट में दिखाया था। अगर डिस्काउंट पे इशू होता है तो एंट्री ऐसे होता है, बैंक अकाउंट डेबिट, जो पैसा आया, डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट टू डिवेंचर, मैंने इस तरह से एक एंट्री दिखाया, ठीक है। फिर क्योंकि प्रीमियम का रीडिंग होगा तो फ्यूचर का लॉस आज ही रिकॉर्ड करेंगे जो कि लायबिलिटी होगा, तो हम लोग क्या लिखते हैं, डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, ठीक है। ये लिखता है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। अब यहाँ पर बोला है लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिटेड, तो डिस्काउंट की जगह हम लोग लॉस भी लिख सकते हैं, ये भी मैंने बताया था, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट इज डेबिटेड, करेक्ट, ये डेबिट होगा। डिवेंचर अकाउंट इज क्रेडिटेड, ये भी सही है, डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट होगा। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट इज क्रेडिटेड, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। देखो किया हुआ चीजें, लेकिन हमें क्वेश्चन को पढ़ के समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या होता है। तो ऑल ऑफ द अबव हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा। प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर इज ट्रांसफर टू, ये अगर भूल गए हो तो हो सकता है भूल गए हो, क्योंकि कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर जो है ये रिडेम्पशन पे है, ये शायद भूल गया क्योंकि तुम लोग तो ये वाला भी थोड़ा थोड़ा भूल गए हो, देख रहे हैं ये रिसेंटली जो हम लोगों ने किया था। ये काम करते, जब हम एक बार फिर से बता देंगे तभी तुम लोगों से पूछेंगे। ये क्वेश्चन ना हम यहाँ पर लिख के रख लेते हैं कि कौन सा हमारा बाकी, ठीक है। ये क्वेश्चन 23 हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है, जब रिडेम्पशन बताएंगे। अभी हम लोग जो इस पीडीएफ से किए हैं ना, इस पीडीएफ से उसी पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 23 हम लोग बाद में करेंगे। 24
as a sound accounting policy when debentures are redeemed amount equal to amount क्या होना चाहिए, बोल रहा है कि जब डिवेंचर रिडीम होगा मतलब कैंसिल होगा तब क्या होना चाहिए, रिडेम्पशन प्राइस इज ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओरिजिनल इशू प्राइस इज ट्रांसफर्ड टू द जनरल रिजर्व अकाउंट, रिडेम्पशन। अच्छा ये फिर से रिडेम्पशन आएगा, ठीक है, तो ये भी हम लोग बाद में करेंगे, ये भी बाद में करेंगे, पहले हम बताएंगे फिर भी पूछेंगे दोनों, ठीक है, ये भी हम लोग बाद में करेंगे। 24 भी मैंने नोट डाउन कर लिया। 25 हाँ ये वाला हम लोग कर सकते हैं। डिवेंचर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर एज पर द टर्म्स ऑफ द इशू ऑफ डिवेंचर। स्टेटमेंट 1 ये बोल रहा है, स्टेटमेंट 2 बोल रहा है शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू डिवेंचर इन एनी सर्कमस्टेंसेस। बोल रहा है कि करेक्ट आंसर बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। स्टेटमेंट 1 ट्रू, स्टेटमेंट 2 false, statement 2 true, while statement 1 false, statement 1 and 2 both are false, statement 1 and 2 both are true। बोलो कौन सा सही है, ऑप्शन कौन सा सही? बोलो कौन सा सही है? अभी हम लोगों ने डिफरेंस में शायद देखा था, देखो डिवेंचर तो शेयर में कन्वर्ट हो सकता है तभी तो कन्वर्टेबल डिवेंचर है, इस पे तो कोई हमारा देखो डाउट नहीं है। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, डिवेंचर कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर एज पर द टर्म्स ऑफ द इशू ऑफ डिवेंचर। अगर टर्म्स कंडीशन था तो ये ऑब्वियसली शेयर में ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन शेयर कभी भी डिवेंचर में ट्रांसफर नहीं होता है, किसी तरह का शेयर कभी भी शेयर डिवेंचर बनेगा, सोचो तुम लोग, शेयर होल्डर का बेनिफिट जो है, शेयर होल्डर क्यों डिवेंचर होल्डर बनेगा, कभी नहीं बनेगा, ठीक है। तो शेयर होल्डर डिवेंचर होल्डर में हम लोग उनको ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है, ये दोनों स्टेटमेंट ही ट्रू है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ है ऑप्शन बी, तो ये हो जाएगा। हम दिखा देते हैं, देखो ये जो डिफरेंस हम लोगों ने किया था ना वहां पर ये चीज Debentures can be converted into their debenture or shares as per the terms of issue of debenture। मतलब एक डिबेंचर दूसरे डिबेंचर में भी कन्वर्ट हो सकता है, मान लो 10% का फिर 12% में कन्वर्ट हो गया, या फिर शेयर में। शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एनी अदर शेयर्स इन एनी सर्कमस्टेंसेस। देखो सेम लाइन ही दे दिया है क्वेश्चन में, लाइन भी थोड़ा सा इधर उधर लैंग्वेज भी चेंज नहीं किया, तो हम लोग का डी जो है वो ट्रू ऑप्शन, ठीक है, मतलब सही ऑप्शन है। अच्छा, अरेंज द प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट इन केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। अगर कंपनी बंद हो जाती है तो अगर ये सब लोग हैं तो इनका अरेंजमेंट करके बताओ कि किसको सबसे पहले पैसा मिलेगा, प्रायोरिटी के हिसाब से, प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट के हिसाब से इनको लाइन पे लगाओ, ठीक है। तो बताओ, तुम लोग सोच के बताओ सबसे पहले किसको पैसा मिलेगा, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से 5 जो है कंडीशन 5 पोस्ट दे रखे हैं, तो इसमें से किसको पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कैसे मिलेगा पेमेंट, बताओ सबसे पहले किसे मिलेगा? कैसे भी सोचो, पहले सोच लो, एंड में सोच लो, कुछ तो सीक्वेंस बना ही लोगे, बोलो सबसे पहले या एंड में, कुछ तो बोलो किसको मिलेगा। एंड वाला तो पता है सबसे, हाँ फर्स्ट मिलेगा सिक्योर्ड क्रेडिटर को, सिक्योर्ड वाले को सबसे पहले ऑप्शन सी। अच्छा ऑप्शन सी तो नहीं दिख रहा मुझे आंसर, एक मिनट देखते हैं, ये 26 वाला नहीं, ऑप्शन सी तो नहीं बोल, थोड़ा सा शायद तुम लोग का गलत हो रहा है, देखते हैं। ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन बी बोल रहा है, देखो तो फिर सी और बी में फर्क क्या है, सिर्फ 4 और 1 इधर उधर हो गया है, ठीक है, देखते हैं। देखो सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर को मिलेगा, उसके बाद डिवेंचर होल्डर को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इक्विटी को सबसे लास्ट में मिलेगा, इक्विटी को सबसे लास्ट में मिलेगा, सिक्योर्ड वाले को इक्विटी सबसे लास्ट, इक्विटी के आगे प्रेफरेंस को मिलेगा, इक्विटी के आगे प्रेफरेंस को मिलेगा, और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो गया, ये वाला मेरा कितना है, 5 4 1 3, हाँ ये देखो ये सही है, ऑप्शन बी ही हम लोग का सही होगा। तुम लोगों ने ये वाला बोला, इसका मतलब 2 दिया, ठीक है, 5 दिया, फिर तुम लोगों ने 1 दे दिया, 1 में क्या था, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, नहीं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तो इक्विटी के आगे मिलता है। जब तुम लोग ईबीआईटी एफएम में करते हो तो क्या रूल्स होता है, ईबीआईटी से इंटरेस्ट देते हो, तो इंटरेस्ट तो डिवेंचर का ही हो सकता है ना,
कोई भी तरह का लोन, ठीक है। तो क्या बचता है तुम लोग का ईबीटी, फिर वहां से तुम लोग क्या देते हो, टैक्स देते हो, तो तुम लोग का क्या बचता है, पैट। फिर यहाँ से क्या देते हो, प्रेप डिविडेंड। तो जब लिक्विडेशन में कंपनी जाएगा तो इसी तरह का सीक्वेंस जो है फॉलो होगा। तो सबसे देखो, अगर हमें ये क्रेडिटर का बात नहीं बोलता, ये सिक्योर्ड क्रेडिटर और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर अगर क्वेश्चन में नहीं रहता तो हमारा सीक्वेंस क्या होता, सोचो एक बार। हमारा सीक्वेंस ये होता, पहले डिवेंचर, ठीक है, फिर हो जाता प्रेफरेंस शेयर, फिर क्या हो जाता है, इक्विटी शेयर, ये हम लोग का होता है। लेकिन बीच में दो एक्स्ट्रा डेटा दे रखा है, एक दे रखा है सिक्योर्ड क्रेडिटर, एक अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। कौन है, हाँ, क्रेडिटर जो है वो हमारा ऑब्लिगेशन है, ठीक है। तो जब एक्चुअली ये लिक्विडेशन का चैप्टर है, जब हम लोग लिक्विडेशन करेंगे तो वहां पर सीक्वेंस पूरा पढ़ाया जाएगा, ठीक है, कि किस तरह से होता है, उसका रूल्स है। लेकिन थोड़ा सा हम लोग अगर लॉजिकली सोचे तो देखो, डिवेंचर होल्डर जो है ये सिक्योर्ड नहीं है, यहाँ पर सिर्फ डिवेंचर होल्डर बोला, इनका नेचर नहीं बोल रखा, ठीक है। तो अगर कोई सिक्योर्ड है तो उनको पहले देना ही पड़ेगा, इसीलिए देखो सभी ने, तुम लोगों ने 2 ऑप्शन लगाया, ठीक है, सिक्योर्ड। तो क्रेडिटर को पहले दे देंगे ना, उसके बाद हम लोग डिवेंचर और ये सब, क्योंकि क्रेडिटर से कोई लोन नहीं लिया गया, ये नॉर्मल जो है, ये नॉर्मल हम लोग का बिजनेस का एक्सपेंस है। क्रेडिटर कैसे होता है, जैसे परचेस वगैरह होने से, एक्चुअली इसका एक रूल्स होता है, उसके हिसाब से पहले क्रेडिटर को जाता है प्रेफरेंस के हिसाब से, ठीक है। और जैसे मान लो किसी का सैलरी आउटस्टैंडिंग है, पहले वो सब दिया जाता है, फिर अगर कुछ बचता है तो डिवेंचर, डिवेंचर में भी स्टेजेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्रेडिटर को पहले दिया जाएगा, ठीक है। अगर अनसिक्योर्ड है तो उनको दिया जाएगा, सॉरी सिक्योर्ड जो है उनको दिया जाएगा। और देखो, क्योंकि इक्विटी को सबसे लास्ट में मिलेगा, और इक्विटी को प्रेफरेंस को देने के बाद जो बचता है वो इक्विटी का होता है। प्रेफरेंस भी एक शेयर होल्डर है, इनके अंदर तो हाइब्रिड नेचर होता है। तो पहले बाहर वाले जो है, एकदम प्योर बाहर वाले जो है, क्योंकि क्रेडिटर और डिवेंचर होल्डर ये प्योर बाहर वाले, इनको देने के बाद ही हम लोग कोई भी शेयर नेचर में हाथ देंगे, ठीक है, जिसमें इक्विटी सबसे एंड में होगा और उसके आगे हम लोग का प्रेफरेंस आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग का ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर। 27 देखो क्या बोल रहे हैं, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर बीइंग ए कैपिटल लॉस मस्ट बी शोन। डिस्काउंट ऑन डिवेंचर ये कैपिटल लॉस है, ठीक है। इसको हम लोग कहाँ दिखाते हैं, ऑन द एसेट साइड अंडर द हेडिंग मिसलेनियस एक्सपेंडिचर एज अ डिडक्शन फ्रॉम नॉन करेंट लाइबिलिटी एंड on the liability side of the balance sheet as a deduction from the shareholders fund on the liability side of the balance sheet as a footnote to the balance sheet। चलो देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर हमारा पीडीएफ तो ओपन है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, इसको हम लोग बैलेंस शीट में कहाँ दिखाते हैं, चलो देखिए, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर को बैलेंस शीट में कहाँ पे, in the balance sheet both the items discount and loss are shown as non-current or current asset depending upon on the period for which it has to be written off। ये current asset हो सकता है हमारे लिए, non current asset हो सकता है। अब current है कि non current, वो तो period के ऊपर डिपेंड करेगा। more than 12 months है तो non current, अगर within 12 months है मतलब तो ये current हो जाएगा, ठीक है। तो हमें कहाँ पर दिखाना है, एसेट साइड में। तो आंसर क्या होगा इसमें से, इसके हिसाब से यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके हिसाब से हमारा आंसर क्या है, बोलो आंसर क्या हो। अगर एसेट साइड में दिखाना है तो ये वाला, ऑन द एसेट साइड तो एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पर दिया है नॉन करेंट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी साइड पे तो दिखाने नहीं बोला। डिडक्शन फ्रॉम शेयर होल्डर फंड, ये भी लाइबिलिटी साइड होता है, फुटनोट में भी नहीं होगा, एसेट साइड में होगा। एसेट साइड में हमें दिखाना है एज ए नॉन करेंट या फिर करेंट एसेट के हिसाब से, डिपेंड ऑन द टाइम पीरियड, ठीक है, डिपेंड ऑन द टाइम पीरियड। ये देखो इसके ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चन भी शायद किया था, बैलेंस शीट का क्या था, यहाँ पर तो नहीं था, नीचे देखते हैं ऐसा कोई क्वेश्चन था नहीं। प्रैक्टिकली तो हम लोगों ने बैलेंस शीट पे इसको किसी क्वेश्चन में रिकॉर्ड नहीं किया था, बट हमें क्वेश्चन में यहाँ पर सॉरी यहाँ पर हमारा जो थ्योरी लिखा हुआ था वहां पर दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ये देखो, आर सोन एज नॉन करेंट और करेंट एज डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड फॉर विच इट हैज टू बी रिटन, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का, ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर देखो, साउंड बिजनेस पॉलिसी डिमांड्स दैट
डिस्काउंट ऑन द इशू ऑफ डिवेंचर शुड बी रिटर्न ऑफ। बोल रहा है कि अगर बिजनेस पॉलिसी हमारा अच्छा है, ठीक है, तो ये क्या डिमांड करता है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर शुड बी रिटर्न ऑफ एज क्विक एज पॉसिबल इन 5 ईयर, इन 10 ईयर एज एग्रीड एट द टाइम ऑफ द इशू। बोलो क्या होगा अगर कोई किसी का बिजनेस पॉलिसी काफी अच्छा है, तो उनका अप्रोच क्या रहेगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को राइट ऑफ करने पे एज क्विक एज पॉसिबल 5 साल में करना चाहेंगे, 10 साल में करना चाहेंगे, एज एग्रीड एट द टाइम ऑफ इशू, या फिर इशू के टाइम पे जैसे डिसाइड किया गया है उस हिसाब से होगा। बोलो इशू के टाइम पे कभी ये डिसाइड नहीं किया जाता है, कहीं पर भी हम लोग पढ़े हैं इशू के टाइम पे ये तो कंपनी का अपना पॉलिसी है, कंपनी का लॉस होता है, ठीक है, अब ये लॉस को कंपनी कैसे राइट ऑफ करेगी वो कंपनी का मर्जी, इससे इशू में कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता है। एज एग्रीड किसके साथ एग्री करेंगे, इससे डिवेंचर होल्डर का क्या लेना देना, भाई तुम्हें जैसे ठीक लगे तो उसे राइट ऑफ करो, ठीक है, इससे डिवेंचर होल्डर को तो उनके इंटरेस्ट से लेना देना है, कब इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये ऑप्शन तो कभी नहीं होगा। 5 साल 10 साल ऐसा कोई टाइम पीरियड नहीं होता है, जितना जल्दी कर दो उतना अच्छा, ठीक है, जितना जल्दी कर पाओगे उतना अच्छा। अगर किसी का साउंड बिजनेस पॉलिसी है तो वो हमेशा चाहेगा कि जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा, एज क्विक एज पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। फिर 29 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन द इशू ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर इशू करने पे जो लॉस होता है या डिस्काउंट होता है वो राइट ऑफ करने का मेथड नहीं है, इनमें से कौन सा, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, फ्लक्चुएटिंग इंस्टॉलमेंट मेथड, एडजस्टेड डिस्काउंट पॉलिसी मेथड, ऑल ऑफ दैट, कौन सा नहीं है। तो देखो इस पे भी हम लोगों ने यहाँ पर देखो किया है, यहाँ पर देखो दो मेथड होता है, एक होता है सम ऑफ ईयर डिजिट्स मेथड, अभी अभी हम लोगों ने देखा था, और एक ये अनइक्वल इंस्टॉलमेंट के लिए होता है, ठीक है, अनइक्वल इंस्टॉलमेंट के लिए, और एक होता है अगर इक्वल है तो अप्लाइंग द स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन मेथड और सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड ऐसे हो सकता है। तो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड का मतलब ही तो होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, है ना, ये डेप्रिसिएशन में तुम लोग कभी पढ़े होंगे कि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड का मतलब ही होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, इसका और नाम भी होता है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, मतलब डेप्रिसिएशन में बता रहे हैं, और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड होता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड होता है, तो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड तो ये तो है, तो ये तो आंसर नहीं होगा, नॉट ए मेथड बोला है। फ्लक्चुएटिंग इंस्टॉलमेंट मेथड, जब इंस्टॉलमेंट मतलब जब हमारा फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है, जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर रहा है वो फ्लक्चुएट कर रहा है, ये देखो अनइक्वल के लिए होता है, तो यहाँ पर नाम दिया है फ्लक्चुएटिंग इंस्टॉलमेंट मेथड, तो ये भी हो सकता है सम ऑफ ईयर्स डिजिट। एडजस्टेड डिस्काउंट पॉलिसी मेथड बोल के कोई भी मेथड नहीं हो सकता, ठीक है, ऐसा कोई मेथड हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन सी हम लोग का आंसर होगा। ये फ्लक्चुएटिंग इंस्टॉलमेंट मेथड नाम नहीं दिया हुआ तो क्या होगा, देखो फ्लक्चुएट जब करेगा, अनइक्वल इंस्टॉलमेंट का मतलब ही तो फ्लक्चुएटिंग इंस्टॉलमेंट हो गया, तब हम लोग सम ऑफ ईयर्स डिजिट यूज करते हैं, मतलब ये सम ऑफ ईयर्स डिजिट को ही डिनोट कर रहा है, इसका मतलब हम लोग का 29 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 30 का, इफ द कंपनी एक्वायर्स some asset from the vendor and instead of paying the vendor in cash, the company may allow debenture in payment of purchase consideration। बोल रहा है कि कोई एसेट खरीद रहा है, उसमें पेमेंट करने की जगह डिवेंचर दे रहा है, किसको, जो क्रेडिटर है उनको। इन सच केस इफ द फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर इशूड इज मोर देन द वैल्यू ऑफ द एसेट एक्वायर्ड, देन द डिफरेंस विल बी, क्या होगा, जैसे देखो एसेट मान लो, एसेट का वैल्यू लिखते हैं और फेस वैल्यू लिखते हैं, डिवेंचर का फेस वैल्यू 100 होता है, बोल रहे हैं कि इफ फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर इशूड इज मोर देन द वैल्यू ऑफ एसेट, तो एसेट का वैल्यू मान लो 90 रुपीज है, ठीक है, अब डिफरेंस जो होगा उसको कहाँ से एंड करेंगे, तो देखो हम लोग अगर एसेट खरीद रहे हैं तो एसेट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, कितने से, 90 से, डिवेंचर इशू कर रहे हैं तो ट्रू डिवेंचर हो जाएगा, इसके अगेंस्ट में 100 रुपीज का डिवेंचर हम लोगों ने इशू कर दिया, तो गैप कितने का आ गया, 10 रुपीज, मतलब 90 रुपीज का चीज लिया और 100 रुपीज का उसके बदले मतलब हम लोगों ने परचेज कंसिडरेशन दिया, तो 10 रुपीज का हमारा लॉस हुआ। तो हम लोग सस्ता चीज महंगा में कब लेंगे, जब हमें उसमें कुछ बेनिफिट दिखेगा, और जब ऐसा होता है तब हम लोग यहाँ पर क्या डेबिट करते हैं, बोलो क्या दिखाते हैं, गुडविल दिखाते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या दिखाते हैं, गुडविल, मतलब हमें कुछ बेनिफिट दिख रहा है फ्यूचर में, तभी तो हम लोग 100 रुपीज देके सिर्फ 90 रुपीज का चीज ले रहे हैं, ठीक है, तो ये परचेजर के लिए लॉस होता है, इस लॉस को गुडविल बोला जाता है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये गुडविल का ऑप्शन डेबिटेड, गुडविल अकाउंट में डेबिट होगा। देखो ये भी हम लोगों ने यहाँ पर देखा, कंसिडर परचेज कंसिडरेशन अदर देन
ये देखो सन्ड्री लायबिलिटी टू वेंडर अकाउंट, यहाँ पर किया था कि नहीं दिख रहा है मुझे, यहाँ पर एंट्री में नहीं दिख, चलो नहीं दिखा, लेकिन अभी हम बता देते हैं। देखो इसका मतलब यही होता है कि हम लोग, हमें पता है कि हम लोग 90 रुपीज का चीज ले रहे हैं बट 100 पे करके ले रहे हैं, तो ये हमारे लिए लॉस है। लॉस को कहाँ ट्रांसफर करना है? अगर कोई चीज परचेज करते हुए लॉस होता है, जानने के बाद भी हम लोग लॉस में खरीद रहे हैं, तो हम, हमारा इंटरेस्ट होगा उसमें कुछ ना कुछ, तो उसको गुडविल दिखाना पड़ता है, ठीक है। और अगर ऑपोजिट होता है, ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा, देखो ऑपोजिट क्या बोल रहा है, if the company acquires some asset from the vendor and instead of paying the vendor in cash, company may allot debenture in payment of purchase consideration. In such case, if the face value of debenture 100 लिख लेते हैं, is less than the value of asset acquired, ठीक है, तो एसेट मान लो लिया है हम लोगों ने 120 का, लेकिन हम लोगों ने यही डिवेंचर उनको अलॉट कर दिया, हम लोग एसेट लेके आ गए 120 का और डिवेंचर अलॉट कर दिया 100 का, तो टू साइड में ही आ रहा है, मतलब प्रॉफिट है। 100 रुपए देके 120 का चीज ले लिया, तो ये प्रॉफिट कैसा प्रॉफिट है? ये कोई डे टू डे का प्रॉफिट नहीं है, रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं है, ये है कैपिटल नेचर का प्रॉफिट। और इसको कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? कैपिटल नेचर का प्रॉफिट को हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल रिजर्व, ठीक है, ये कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। अगर प्रॉफिट में खरीदते हैं तो ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, अगर लॉस में खरीदते हैं तो ट्रांसफर टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। तो ये 20 रुपीज यहाँ पर, तो ये ऑप्शन क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ये कैपिटल रिजर्व अकाउंट में चला जाएगा। 32 डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट, ये इसको क्या ट्रीट किया जाता है? डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट कब बनाते हैं? जब हम लोग डिवेंचर को एज ए कोलैटरल सिक्योरिटीज इशू करते हैं, तो ये कैसे ट्रीट होता है? इज ट्रीटेड एज डिफर्ड एसेट अकाउंट, इज शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट अंडर द हेड करंट एसेट, इज अ कैपिटल लॉस एंड मस्ट बी रिटन ऑफ ओवर द टेनर ऑफ द डिवेंचर, इज शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट अंडर द हेड नॉन करंट एसेट, ठीक है। ये तो हम लोगों ने पढ़ा था, वो लोग कहाँ पर जाएगा? ये ऑप्शन सही है, देख लो, देखो यहाँ पर दिखा देते, यहाँ पर दिखा देते कोलैटरल सिक्योरिटीज होने से क्या हो। दो मेथड था, एक में था नो एंट्री, ठीक है, और एक में हमें एंट्री करना है, तो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। अब देखो यहाँ पर था डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट विल अपीयर ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट अदर नॉन करेंट एसेट, ठीक है, नॉन करेंट एसेट के अंडर हमें ये दिखाना पड़ेगा, और इस पे हम लोगों ने क्वेश्चन भी किया था, और ये देखो यहाँ पर दिखाना पड़ा था, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने करके नहीं दिखाया था, मैंने बोला था यहाँ से ही हम बता देते, तुम लोग बाद में इसको कॉपी में नोट डाउन करो, ठीक है, ऐसा मैंने बोला था, मुझे जितना याद आ रहा है। तो ये डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट अदर नॉन करेंट एसेट के हेड में दिखाना चाहिए, तो ये देखो ये हो जाएगा नॉन करेंट एसेट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी। 33 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू क्रिएट डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, तो ये भी हम लोग बाद में करेंगे क्योंकि डिवेंचर रिडेम्पशन का है। 33 34 ये दोनों हम लोग बाद में करेंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं क्वेश्चन 33 क्वेश्चन 34, रिडेम्पशन बता देंगे उसके बाद हम लोग Another name of debenture redemption fund, ये भी बाद में करेंगे। फिर से debenture redemption fund आ गया 35 36 37, ये सब लिख लेते हैं, 35 36 37 ये सब डिवेंचर रिडेम्पशन का है। 37 लिखा ना, 7 लिखा मैंने, हाँ 38 देखो, 38 में क्या बोला? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट जर्नल एंट्री फॉर द एनुअल कंट्रीब्यूशन टू सिंकिंग फंड, अच्छा ये भी हम लोग का उसी का है। 38 सिंकिंग फंड मतलब वही हो जाएगा। 39 भी सेम, मतलब रिडेम्पशन पे, ये भी है, ये भी उसी तरह से है, ठीक है। एक्स इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट, ये सब हम लोगों ने पहले बहुत पहले एक बार किया हुआ है। 41 भी अभी नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एंड विच इज फॉल्स, तो जो ट्रू है इस पे टिक करो, जो फॉल्स है इस पे क्रॉस करो। यहाँ पर पहला ऑप्शन बोल रहा है ए डिवेंचर होल्डर रिसीव्स इंटरेस्ट ओनली इन द इवेंट ऑफ प्रॉफिट, गलत बात है, हमेशा मिलना चाहिए। डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट ओरिजिनली कैन नॉट बी रिडीम्ड एट प्रीमियम, अगर डिस्काउंट पे डिवेंचर इशू हुआ है तो वो प्रीमियम पे रिडीम नहीं हो सकता, ये भी गलत है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, कैसे भी इशू हो प्रीमियम पे रिडीम हो सकता है। डिवेंचर होल्डर इज द ओनर ऑफ द कंपनी,
गलत। डिवेंचर होल्डर कैन गेट बैक हिज मनी ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, गलत। ठीक है, तो इसका मतलब सारा ही क्रॉस हो गया। देखते हैं कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें सारे क्रॉस लगाए हैं, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, तो देख लेते हैं ऑप्शन डी हम लोग का सही आंसर है कि नहीं। हाँ, ऑप्शन डी ही हम लोग का सही आंसर। 43 देखो, इफ डिवेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट बट रिडीमेबल एट प्रीमियम, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट बट रिडीमेबल एट प्रीमियम, ऐसा थोड़े दिन पहले हम लोगों ने क्वेश्चन किया, तो यहाँ पर बोला है लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, डिवेंचर अकाउंट विल बी डेबिटेड। ये गलत है, डिवेंचर अकाउंट डेबिट नहीं होता है। मैंने अभी 2 एंट्री लिख के दिखाया था ना, एक क्वेश्चन में आया था जहां पर ऑल ऑफ द अबव लिखा हुआ था, सेम इसी तरह का, लेकिन यहाँ पर सारा गलत गलत ऑप्शन दे रखा है, मतलब मतलब फॉल्स बात लिख रखा है। जैसे देखो, इशू होने से क्या होता है, डिस्काउंट पे बैंक डिस्काउंट टू डिवेंचर, ठीक है, तो डिवेंचर डेबिट नहीं होता है। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड कभी नहीं होता है, ये डेबिट होता है। और प्रीमियम पे अगर रिडीम होगा तो भी वैसे ही होगा, डिस्काउंट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, ऐसे करके ही मैंने लिखा था, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट विल बी डेबिटेड, ये करेक्ट है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डिवेंचर अकाउंट विल बी डेबिटेड, ये गलत है, मतलब सही ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 44 देखो, डिवेंचर इशूड एट पार बट रिडीमेबल एट रिडीमेबल एट प्राइस लेस देन द फेस वैल्यू। बोल रहे डिवेंचर इशू हुआ है पार पे यानी 100 पे, और रिडीम हुआ है लेस देन फेस वैल्यू मतलब डिस्काउंट पे। ठीक है, लॉस मस्ट बी डेबिटेड टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन विल बी इग्नोर्ड एंड बैंक अकाउंट एंड डिवेंचर अकाउंट बोथ विल बी रिकॉर्डेड एट फेस वैल्यू, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन एंड डिवेंचर अकाउंट मस्ट बी क्रेडिटेड, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा देखो, पहले तो बोल रहा है कि लॉस मस्ट बी डेबिटेड टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, अगर डिवेंचर इशू पार पे हो रहा है और डिस्काउंट पे क्या हो रहा है, रिडीम हो रहा है। ठीक है, तो इस पे तो कोई लॉस नहीं। ठीक है, इस पे तो कोई लॉस नहीं हो रहा है ना, हम लोग पार पे इशू किए हैं और डिस्काउंट पे रिडीम कर रहे हैं। अच्छा, प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन विल बी इग्नोर्ड, हम लोग प्रॉफिट होगा ये पता है। देखो ये तो फिर वही कंजर्वेटिज्म अप्रोच आ गया ना, अगर प्रीमियम पे रिडीम होता है तो हम लोग को इशू डेट पे 2 एंट्री करना होता है, लेकिन अगर हमारा डिस्काउंट पे रिडीम होता है तो हम लोग प्रॉफिट को बुक नहीं करेंगे। ऐसे करके ही मैंने बताया था, प्रॉफिट को कभी बुक नहीं करेंगे। कंजर्वेटिज्म अप्रोच है कि ये ह्यूमन नेचर है, उसी से अकाउंट्स में बना हुआ है कि हम लोग प्रॉफिट नहीं देख पा रहे बट लॉस हमेशा डर से ही पहले बुक कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन होगा, जब रिडीम करेंगे तो प्रॉफिट होगा, लॉस तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि 100 रुपए लिए और कम पेमेंट करेंगे, डिस्काउंट का मतलब। तो प्रॉफिट हो रहा है लेकिन उसको इग्नोर करो, बैंक अकाउंट एंड डिवेंचर अकाउंट बोथ विल बी रिकॉर्डेड एट फेस वैल्यू, दोनों को फेस वैल्यू पे रिकॉर्ड कर देंगे, बस एक एंट्री से काम हो जाएगा। ये सही आंसर है। फिर देखो, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट मस्ट बी क्रेडिटेड, प्रीमियम कहां से आएगा, रिडेम्पशन प्रीमियम पे तो हो ही नहीं रहा है, तो ऑप्शन बी हम लोग का सही आंसर है। 44 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो 45, करेक्ट एंट्री टू ट्रांसफर इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सिंकिंग फंड। ठीक है, जरूरी नहीं है क्योंकि ये सिंकिंग फंड रिलेटेड क्वेश्चन, यानी 45 हम लोग बाद में। 46 यहाँ पर क्या बोला है देखो, ZPL Limited issued 10,000 12% debenture of 100 each at par, payable in full on application by 1st April. Application were received for 11,000, मतलब over subscription. Debenture were allotted on 7th April 2019. Excess money was refunded. Excess money refund हो गया. The amount will appear in the balance sheet as 12% debenture. तो balance sheet में 12% debenture बोल के कितना दिखेगा, जितना फेस वैल्यू है, जितना हम लोग डिवेंचर रख रहे हैं, तो 10,000 इंटू कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तो ये 10 लाख हो जाना चाहिए। 10 लाख देखते हैं ऑप्शन 46 का चेक कर लेते हैं। हाँ 10 लाख होगा, इतना दिखाएंगे, बाकी 1000 तो हम लोग रिफंड कर रहे हैं, तो फिर 10 लाख ही दिखाना पड़ेगा। आगे देखते हैं। Z Limited issued 10,000 12% debenture of 100 each at a discount of 10% payable in full on application. डिस्काउंट पे हम लोगों ने डिवेंचर इशू किया है, एप्लीकेशन में रिसीव फॉर 12,000 डिवेंचर, मतलब फिर से ओवर सब्सक्रिप्शन। डिवेंचर वेयर अलॉटेड ऑन 9th June, excess monies were refunded at the same day, on the same day. The amount that will appear in balance sheet. Balance sheet में क्या दिखेगा, अब देखो अगर हम लोग डिस्काउंट में इशू किया तो क्या हो जाएगा, बैंक डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू
डिवेंचर, ठीक है। डिवेंचर बोल के हम लोग कितना दिखाएंगे 10,000 इंटू 100 ही दिखाते फेस वैल्यू में। डिस्काउंट कितना दिखाएंगे 10,000 इंटू कितना हो जाएगा 10% डिस्काउंट, मतलब 100 का 10% करोगे तो 10 रुपीज ही डिस्काउंट आएगा, डिस्काउंट ऑफ 10%। हाँ तो ये 10/100 10 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर बैंक अकाउंट बोल के कितना दिखाएंगे 10,000 इंटू 90, ठीक है। अब हम लोग को पूछ रहा है कि एक्सेस मनी जो मिला है वो हम लोग रिफंड, मतलब ये एक्चुअली 10,000 से नहीं होगा, ये पहले हम लोग का एंट्री हो जाएगा 12,000, ठीक है। फिर हम लोग रिफंड कर रहे हैं तो फिर टू बैंक बोल के उसको रिवर्स कर देंगे। हम एक बार क्या कर रहे हैं नेट एंट्री कर दिया, सोच लो। हमें तो ये नहीं पूछा है कि यहाँ से यहाँ कितना जाएगा, हमें पूछ रहा है कि जो अमाउंट बैलेंस शीट में एज ए 12% डिवेंचर बोल के जाएगा तो ये अमाउंट है, हमेशा फेस वैल्यू पे रिकॉर्ड होता है, चाहे शेयर हो चाहे डिवेंचर हो। तो 10 लाख, ठीक है, ये 10 लाख देख लेते हैं। ऑप्शन बी हम लोग का आंसर है। हाँ ऑप्शन बी 47 हो गया, 48 दे। ZPA Limited issued 10,000 12% debenture 100 each at 94, मतलब डिस्काउंट पे। Under the terms of the issue, the debenture are redeemable at the end of 8 years from the date of issue. Issue से लेके 8 साल बाद, issue date से लेके 8 साल के अंदर डिवेंचर रिडीम हो जाएगा। Calculate the amount of discount to be written off in each of 8 years. तो देखो डिस्काउंट कितना है 6 रुपीज, एक डिवेंचर का 6 रुपीज, 10,000 डिवेंचर का कितना 60,000, ठीक है। 10,000 डिवेंचर का कितना हो जाएगा 60,000 रुपीज का लॉस हो गया, ठीक है। अब ये कैसे राइट ऑफ होगा, तो लोन कितना है हमेशा आउटस्टैंडिंग डिवेंचर अमाउंट के ऊपर होता है। लोन कितना है 10,000 इंटू 100, कितना हो जाएगा डिवेंचर अकाउंट 10 लाख, ठीक है 10 लाख। अब कैसे हो जाएगा 1 जनवरी का देखो कितना है, सॉरी 1 जनवरी को इशू हुआ है और हर बार कब रिडीम होगा एंड में, 8th ईयर के एंड में होगा। तो पहला रिडम्पशन होगा 31st ऑफ डिसम्बर 2010 पहला रिडम्पशन, फिर होगा 31st ऑफ डिसम्बर 2011, ऐसे करके रिडम्पशन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डिवेंचर रीपे नहीं हो रहा है, बोल रहे अंडर द टर्म्स ऑफ इशू द डिवेंचर आर रिडीमेबल एट द एंड ऑफ 8 इयर्स, मतलब डिवेंचर हर बार रिडीम नहीं होगा, 8 साल के बाद पूरा का पूरा डिवेंचर रिडीम हो जाएगा एट द एंड ऑफ 8th ईयर, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ। तो डिस्काउंट कैसे राइट ऑफ होगा, तो डिस्काउंट हम लोग क्या करेंगे किस तरह से राइट ऑफ करेंगे, हर बार कितना लोन बाकी रह रहा है, लोन कुछ भी रीपे नहीं हो रहा है, लोन सीधा 8th ईयर में जाके फुल रीपे हो जाएगा, यानी पूरे 8 साल में हमेशा लोन बाकी रहेगा 10 लाख 10 लाख 10 लाख करके 8 बार, ठीक है 8 बार। तो ये देखो रेशियो क्या बन जाएगा, आउटस्टैंडिंग डिवेंचर के हिसाब से होता है, आउटस्टैंडिंग डिवेंचर कितना होगा 31 दिसंबर 2010 में भी 10 लाख लोन था, फिर 10 लाख 10 लाख 10 लाख ऐसे करके 8th ईयर तक 10 लाख था। तो रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो इसका रेशियो करना पड़ता है 1 1 1 1 करके, ठीक है। तो ये 8 हो गया, तो 8 से डिवाइड कर दो, 60,000 को 8 से डिवाइड कर दो डायरेक्टली तो भी मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह का लोन रीपे नहीं हो रहा है। अगर रीपे होता तो ये 10 लाख कम होते जाता तो रेशियो भी चेंज होता, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन मेथड हो गया कि अगर हम लोग एक ही जैसे जो है एक ही बार में लमसम, इसको बोलते हैं लमसम रीपे, ठीक है। हम लोगों ने एट ए टाइम में अभी लोन लिया 8 साल बाद पूरा पे कर देंगे, ठीक है, तब इस तरह से होगा। और एक क्वेश्चन देखो यहाँ पर बोल रहा है HDC Limited issued 10,000 12% डिवेंचर of 100 each 94 as on 1st Jan 2010। उन्होंने 10,000 डिवेंचर इशू किया है 100 वाला बट 94 में, मतलब 6 रुपीज डिस्काउंट एक डिवेंचर पर। अंडर द टर्म ऑफ इशू 1/5 ऑफ द डिवेंचर आर एनुअली रिडीमेबल बाय ड्रॉइंग्स, मतलब डिवेंचर लोन ही रीपे होगा हर बार, कितना लोन 1/5 करके, ठीक है, हर साल रीपे होगा। तो लोन टोटल कितना है 10,000 इंटू 100, यानी लोन टोटल है 10 लाख, ठीक है। हर बार अगर 1/5 करके होगा तो कितने साल का लोन है देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट रिडेम्पशन स्टार्ट हो रहा है 31st ऑफ दिसंबर, तो देखो अगर इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं तो 1 जनवरी को हुआ है 31st ऑफ दिसंबर 2010 में। ये देखो यहाँ तक ये देखो जैन में भी 10 लाख लोन था, फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक 10 लाख का लोन था, ठीक है, दिसंबर तक 10 लाख लोन था। लेकिन दिसंबर में हम लोगों ने पे किया, कितना पे किया 1/5, तो 10 लाख का 1/5 कितना होता है 1/5 होता है
2 लाख हम लोगों ने पे किया, तब जाके 2 लाख पे कर दिया तो कितना लोन आउटस्टैंडिंग रह रहा है 8 लाख स्टार्ट हो गया जैन से लेके दिसंबर तक। तो 31 दिसंबर 2010 में लोन आउटस्टैंडिंग कितना 8 लाख, लेकिन हम लोग पे कितना करेंगे 2 लाख, क्योंकि हर बार कितना पे होगा 1 पे, ऐसे करके। तो 10 8 उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये देखो 31 दिसंबर 2011 यहाँ पर लोन कितना दिख रहा है, यहाँ पर लोन दिख रहा है हम लोगों का पे हो जाएगा 2 लाख, ठीक है। और दिख रहा है कितना यहाँ पर 2 लाख पे होने के बाद ये 6 लाख दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर देखो 2 लाख पे हो जाएगा 31 दिसंबर 2012, ठीक है। तो यहाँ पर कितना दिखेगा 4 लाख। तो ये 4 बार हुआ है और एक बार होगा तो 2 लाख दे देंगे। देखो फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर बनाते हो वहां जगह नहीं है, फिर से 2 लाख पे कर देंगे। 2 लाख आउटस्टैंडिंग दिख रहा है, ये 2 लाख हम लोगों को पे करना पड़ेगा। ये 10 लाख यहाँ पर पूरा 10 लाख का चल रहा था, 10 लाख करके। यहाँ पर कितना चल रहा है 8 लाख दिख रहा है आउटस्टैंडिंग, फिर यहाँ पर कितना दिख रहा है 6 लाख दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि 2 लाख पे हो गया। फिर यहाँ पर कितना दिख रहा है 4 लाख करके आउटस्टैंडिंग दिख रहा है, ठीक है। फिर 2 लाख पे कर दिया, यहाँ पर कितना आउटस्टैंडिंग दिख रहा है 2 लाख 2 लाख 2 लाख करके, फिर ये 2 लाख पे कर दिए, पूरा रिडेम्पशन कंप्लीट। तो आउटस्टैंडिंग लोन कितना है पहले साल 10 8 6 4 और 2, तो इसका रेशियो हो जाएगा 10 8 6 4 और 2। इस रेशियो में डिस्काउंट को राइट ऑफ करना है। डिस्काउंट कितना है 6 रुपीज, 6 इंटू 10,000 यानी 60,000। 60,000 इंटू ये देखो कितना होगा 6 प्लस 4 10 10 और 10 20 20 और ये प्लस 2 10 30 और ये हो गया 10। तो ये कैंसिल आउट करने से कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2000 इंटू 10 कितना हो गया 20,000। हमें बोला है 2010 और 11 में कितना होगा, मतलब फर्स्ट और सेकंड। अच्छा, उसके बाद हो जाएगा 8 इंटू 2000 मतलब 16,000। ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है लेकिन किसी दूसरे अमाउंट से। ये देखो यहाँ पर ये इक्वल था, वो 8 साल था, ये 5 साल है। और ये देखो जब रीपे हो जाएगा तो इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर ये ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर, ठीक है। 49 का ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा, और एक देख लेते 50 तक, अगर 50 हमारा होगा तो, अगर रिडेम्पशन का नहीं है तब हम लोग करेंगे। हाँ, यहाँ पर दिया है देखो, जेड लिमिटेड इशू 10% डिवेंचर ऑफ 10 टू अ वेंडर हैविंग ए फेस वैल्यू ऑफ 2,50,000। बोल रहे 10% डिवेंचर दिया है उन्होंने 10 रुपीज वाला, एक एक डिवेंचर 10 रुपीज वाला है। हैविंग ए फेस वैल्यू 2,50,000 मतलब टोटल फेस वैल्यू 2,50,000, मतलब 2 डिवेंचर बोल के कितना आ जाएगा, फेस वैल्यू में रिकॉर्ड होता है 2,50,000 रुपीज में दे दिया है। फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट 2 लाख, फिक्स्ड एसेट परचेज किया है कितने का 2 लाख का, ठीक है। 2 लाख का परचेज किया है और 2,50,000 का डिवेंचर इशू किया है। नंबर ऑफ डिवेंचर इशू टू वेंडर, कितने सारे डिवेंचर, नंबर ऑफ डिवेंचर जो है वो इशू किए गए हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका मतलब डिस्काउंट में हुआ है ना, डिस्काउंट और इशू ऑफ डिवेंचर ये कितना हो जाएगा 50,000, ठीक है। तो इशू प्राइस क्या हो जाएगा अगर डिस्काउंट में इशू आए, क्योंकि हमें क्या करना है एसेट का वैल्यू डिवाइडेड बाय हमें इशू प्राइस करना है। बट ये क्वेश्चन में देखो क्वेश्चन घुमा दिया है, इशू प्राइस डायरेक्टली नहीं दिया है। इसका मतलब ये कितना है डिस्काउंट में इशू हुआ है ये पता चल रहा है, मतलब इशू का वैल्यू कितना हो जाएगा, इशू वैल्यू हो जाएगा 2,50,000 से 50 हटा दो 2 लाख हो जाएगा इशू वैल्यू, ठीक है। इशू का वैल्यू हो गया 2 लाख। तो हम लोग को पूछ रहा है कि कितना सारा डिवेंचर इशू किया गया है। अच्छा, तो ये 2 लाख होने से कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, यहाँ पर डिवेंचर अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा फेस वैल्यू से, तो ये हो जाएगा 2,50,000, यहाँ पर 50,000 और ये 2 लाख फिक्स्ड एसेट खरीदा है हम लोगों ने। हम लोग को ढूंढना है इशू प्राइस, तो हम लोग का रूल्स क्या होता है वैल्यू ऑफ एसेट यानी कि 2 लाख, ठीक है, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ डिवेंचर, ठीक है, नंबर ऑफ डिवेंचर। अब इशू प्राइस कितना हो रहा है वो हम लोग चेक करते हैं। देखो इशू प्राइस कितना हो रहा है, इशू प्राइस हो जाएगा टोटल इशू प्राइस तो मुझे दिख रहा है 2 लाख, ठीक है 2 लाख है टोटल इशू प्राइस हम लोग का 2 लाख है इशू वैल्यू। और यहाँ पर एक एक डिवेंचर का फेस वैल्यू 2,50,000 है और एक डिवेंचर का वैल्यू 10,000 है। देखो फेस वैल्यू है 2,50,000 और एक डिवेंचर का फेस वैल्यू 10 दिया है, 100 नहीं दिया है, तो ये कैंसिल कर दो। तो 25,000 हो रहा है, ठीक है। 25,000 जो है डिवेंचर इशू हुआ है, इसका मतलब 25,000 में 25,000 हम लोग 25,000 डिवेंचर मतलब ये इंटू हुआ इस तरह से 25,000 इंटू
10, ठीक है, क्योंकि ये अच्छा देखो फेस वैल्यू तो हमें बता ही दिया था, ये क्या है, ये फेस वैल्यू है, ठीक है, तो इसका यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन इस तरह से होगा। अच्छा अब ये जो है ये फेस वैल्यू है, डिस्काउंट 50,000 का हो रहा है, हम लोग बैलेंस करके देख पा रहे हैं, तो डिस्काउंट अगर 50,000 है तो कितना डिस्काउंट हुआ होगा ये चेक करना पड़ेगा, तो ये 25,000 है, 2 रुपया डिस्काउंट हुआ होगा, ठीक है, 25,000 इंटू 2 करेंगे तब ना आएगा 50,000, ठीक है, ये 2 हो गया, ये 10 हो गया, तो ये 8 हो जाएगा, 25,000 इंटू 8, ये ऐसे हो जाएगा, इसका मतलब 25,000 डिवेंचर इशू किया गया, इसको इस तरह से बैलेंस करके कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसको हम लोग डायरेक्टली नहीं कैलकुलेट कर सकते, क्यों, देखो हमें फेस वैल्यू बता दिया है, तो 2,50,000 फेस वैल्यू है, टोटल वैल्यू, ठीक है, ये फेस वैल्यू का एक डिवेंचर का प्राइस बताया, तो एक डिवेंचर का फेस वैल्यू अगर 10,000 है और टोटल फेस वैल्यू 2,50,000 है, तो टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर 25,000, तो ये 25,000 है, तो यहाँ 25,000 इंटू 2 होगा, 50,000 को कवर करने के लिए यहाँ 25,000 इंटू 8 होगा, तो इसका मतलब डिस्काउंट में इशू हुआ है, 2 रुपए के डिस्काउंट में इशू हुआ है, कितना डिवेंचर इशू हुआ है, 25,000 डिवेंचर इशू हुआ, ठीक है, क्योंकि डिवेंचर इशू करके अगर हम लोग खरीदते हैं तो इस तरह से ही रिकॉर्ड करना पड़ता है, तो यहाँ पर हमें खुद से बैलेंस करके देखना पड़ेगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ पर 51 से कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पर मैंने लिख तो लिया है कि क्या क्या हमें करना है, और फिर यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 51 से हम लोग आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, 51 से इसके बाद 51 से कितना तक है एक बार चेक कर लेते हैं, 51 से ये पूरा बाकी रहेगा, और मिडिल का वो जो भी हम लोगों ने पॉइंट आउट किया है ये एंड है 75 तक, ठीक है, 51 से 75 तक करना पड़ेगा और ये हमें कवर करना पड़ेगा, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिडेम्पशन करने के बाद ये वाला क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे, जितना कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है, बाकी हम पीडीएफ शेयर कर देंगे तुम लोगों के साथ, तुम लोग भी एक बार देख सकते हो, जिसमें नोन टॉपिक है उसका ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।